बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनिक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे। जनाब, लेट्स स्ट्रेट गेट टू द पॉइंट। अब से 3 घंटे पहले अमरीकी सदर ने कौम से खिताब किया है, जिसका सबको इंतज़ार था। और डोनाल्ड ट्रंप जब भी खिताब करने जाते हैं, बयान देने जाते हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उसके बिल्कुल मुनाफी करते हैं, वो बिल्कुल अगेंस्ट जाते हैं उसके। और हमने इस बार भी देखा कि उम्मीद ये की जा रही थी कि अब जब वो खिताब करेंगे तो अपने अहदाफ मुकम्मल होने का ऐलान करेंगे। वो तो उन्होंने किया ही, लेकिन इसके साथ साथ जंग भी जारी रखने की बात की। तो आपको ज़रा एक्सप्लेन कर देते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिताब पर हम बात कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान किया है। और उन्होंने कौम से खिताब करते हुए कहा कि ईरानी क़यादत ख़त्म हो चुकी है, ईरान में अपना काम बहुत जल्द मुकम्मल कर लेंगे। आइंदा 2-3 हफ्तों के दौरान ईरान पर शदीद हमले किए जाएंगे, और ईरान के पास एटम बम होता तो इसराइल और मशरिक़ वस्ता ना होता। जी हाँ, उन्होंने ये कहा कि ईरान बहुत जल्द अमेरिका तक पहुंचने वाले मिसाइल भी बना लेता। ईरान को हथियार बनाने से रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अमरीकी सदर ने ईरानी हुकूमत पर संगीन इल्ज़ामात भी आयद किए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दहाइयों में अवामी मुजाहिरों को ताकत से कुचला गया, ताहम उन्होंने उन दावों के हक़ में कोई सबूत पेश नहीं किया। खिताब के दौरान उन्होंने मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादी ममालिक, जिनमें सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और बहरीन शामिल हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इयादा भी किया। और तेल की आलमी मंडियों पर बात करते हुए ट्रंप का ये कहना था कि अमरीका अब तवानाई के शोबे में खुद कफील हो चुका है और इसे मशरिक़ वस्ता के तेल पर पहले जैसा इन्हिसार नहीं रहा। उनके मुताबिक खित्ते में कशीदगी के बायस तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने में आया, ताहम सूरत हाल जल्द मामूल पर आ सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि खित्ते में जारी जो तनाज़ा है अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो रहा है, जिसका जिक्र वो पहले भी कर चुके। उन्होंने कहा कि जैसे ही कशीदगी कम होगी, अहम बहरी गुजरगाहें खुसूसन आबनाए हुर्मुज़ खुद ब खुद बहाल हो जाएंगी। ये बात वो ऑलरेडी भी कर चुके थे। खैर, जो हम बात कर रहे हैं कि कुछ नया इस खिताब में नहीं था, वही सब बातें थी जो वो ऑलरेडी पहले से करते आ रहे हैं। इस पर हमने बात करनी है। मैं बात करने के लिए ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद बिलाल लाखानी, सीनियर तज्जियाकार हैं। वाशिंगटन से हमें ज्वाइन करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब, आपकी इजाज़त से ज़रा बिलाल की तरफ चलते हैं। बिलाल, हम जिस तरह से बात कर रहे हैं, वी वर एक्सपेक्टिंग के कुछ शायद नया होगा। अहदाफ का ऑलरेडी वो बता चुके थे कि टारगेट हमने कर लिया है और सब अहदाफ जो है वो अचीव हो चुके हैं। कि मैसेज क्या लें फिर सदर ट्रंप की ये जो स्पीच थी उससे? क्या ये समझा जाए कि अब ज़रा क्विकली वॉर अपनी एंडिंग की तरफ जा रही है? बिल्कुल। देखें, सदर ट्रंप की अगर एक खूबी है तो वो ये है कि वो जब भी बात करते हैं तो वो ख़बर बनाते हैं, एक ब्रेकिंग न्यूज़ बनाते हैं। वो एक मीडिया पर्सनैलिटी है, उनकी ये एक स्पेशल एक चीज़ है। लेकिन आज की स्पीच जो थी या जो खिताब था कौम से, वो इसीलिए इतना अनोखा इसलिए था क्योंकि इसमें कोई भी ख़बर वाली बात नहीं थी। इसमें उन्होंने कोई भी नई चीज़ नहीं बताई। लोग बहुत तफ्शीश है इधर कि वो कहना क्या चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने कोई नई बात नहीं बताई। अब वही जो बातें वो कर रहे थे कि हम जंग कंटिन्यू भी करेंगे, हमने ईरान को ख़त्म कर दिया है, ईरान की कैपेबिलिटीज़ को ख़त्म कर दिया है। कुछ इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अगर आप इससे कोई समझने की कोशिश करें तो वो ये है कि ये उनकी स्पीच भी उनकी जंग की तरह एक फ्लॉप तरीके से चल रही है कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो करना क्या चाह रहे हैं और किस तरह करना चाह रहे हैं। और जो उनकी अंदर जो लैक ऑफ क्लैरिटी है कि हम करना क्या चाह रहे हैं, वो सामने उभर के आ रही है। आखिरी चीज़ मैं इसमें ये कहूँगा कि कुछ मैं आपसे जानना चाहूँगा बिलाल, ये जो अप्रैल 1 का इंतखाब किया गया है, अमूमन आपको पता है ये किसके लिए जाना जाता है? ऐसा एलिमेंट तो आपने इसमें नहीं देखा कोई? अब देखें, कुछ पता नहीं है। सदर ट्रंप जो हैं वो एक थ्योरी होती है हिस्ट्री में और पॉलिटिकल साइंस में, उसको मैडमैन थ्योरी कहते हैं कि एक बादशाह जो है वो अगर एक मैडमैन की तरह बिहेव करे तो उसकी जो दुश्मन हैं उनको समझ नहीं आता कि अब ये क्या करेगा। तो ये एक वाहिद थ्योरी है जिससे आप सदर ट्रंप को अभी समझ पाते हैं, क्योंकि उसके अलावा कोई और थ्योरी नहीं है जो उनके ऊपर बैठती है कि वो कर क्या रहे। एक आखिरी चीज़ ये है कि ये जो जंग है ना, ये बहुत ही अनपॉपुलर हो चुकी है अमेरिका के अंदर। तो हो सकता है कि सदर ट्रंप का ये ओपिनियन हो कि और कोई तो इस जंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाया उनकी कैबिनेट में, उनके स्पोक्स पर्सन में,
तो उन्होंने बोला कि मैं खुद जो है वो अमेरिकी अवाम राइट। को समझाऊंगा। अच्छा, कि ये आपको जंग ऐसा टूट लगता है? जाएगी। चलिए ब्रिगेडियर साहब से भी उनकी राय लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरीके से अमेरिकी सदर का खिताब है, एक तो ये कि हाउ डू यू सी इट, क्या सूरत हाल एग्जैक्टली वैसी ही है जैसी वो बयान कर रहे हैं, और वाकई क्या अमेरिका को अब तेल की ज़रूरत नहीं है दुनिया के, और अमेरिका में क्या ऑयल प्राइसेस चल रही हैं और क्या सिचुएशन है? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा ख्याल में इस बात नथिंग नहीं, वो पुरानी बहुत सारी चीजें थी। ध्यान रखते हैं उन्होंने चार्जशीट दोबारा ईरान को किया, 47 ईयर्स की बात की, और उन्होंने कहा कि मिसाइल न्यूक्लियर वेपन्स की बात है, प्रॉक्सीज की बात की, कासिम सुलेमानी की बात की, और मिडनाइट हैमर की बात की, हमने ये किया। और अभी इसके बाद फिर उन्होंने कंपैरिजन किया कि ये अपनी जंगें जो पिछले प्रेसिडेंट ने लड़ी और फिर इतने साल लगे, मैं 32 दिन में यहाँ तक पहुँचा हूँ। और लेकिन इसके बाद देखें कि फिर उन्होंने कहा नेक्स्ट 2-3 वीक्स में वी विल कंक्लूड इट, और उन्होंने कहा कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स के करीब पहुंचे हैं। बट जनरली देखा जाए तो मेरे ख्याल में ना मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए, ना पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जो इनके थे वो अचीव हुए हैं। तो उससे तो कुछ नहीं हो सका। ध्यान भी थिंक फिर फर्दर कंफ्यूजन देखें, पिछले 3 दिन में आप देखें स्टेट ऑफ हार्मोस के ऊपर उनके डिफरेंट बयान हमने देखे। कभी कहा मैं खुलवाऊंगा, फिर कहा मैं नहीं खुलवाऊंगा, कल उन्होंने दोबारा कहा था हम उसको खुलवाएंगे और जब तक वो डील नहीं होती है। आज दोबारा कहा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिनको तेल के अगर अमेरिका ऐसा करता है इट विल हैव सीरियस इम्प्लीकेशन फॉर द रीजन। क्योंकि देखें, जब आप कोई चीज को सेटल नहीं करते हैं, कोई बातचीत के जरिए तय नहीं होती है, और उसके बाद फिर जो आप इस तरह छोड़ देते हैं, क्योंकि देखें इसमें जीसीसी कंट्रीज के बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं, ईरान के अपने कंसर्न्स थे, और तो लाइफ एंड डेथ वाली बात है। क्योंकि रीजन में फ्यूचर में आप देखें कॉन्फ्लिक्ट जारी रहेगा और इट विल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। अगर अभी तक जीसीसी कंट्रीज इस जंग में दाखिल नहीं हुए हैं तो फ्यूचर में इसमें दाखिल हो सकता है। एक्सपोर्ट उनका स्टेट ऑफ हार्मोस पे डिपेंड करता है। स्टेट हार्मोस जो है अब डिफेक्टिव कंट्रोल ईरान के पास है, तो जो खित्ते में स्टेबिलिटी के लिए थ्रेट होगा, आलमी अमन के लिए दोबारा थ्रेट होगा। सो देयरफॉर देखें कि देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि जिस तरीके से पाकिस्तान एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है, और पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट है, जीसीसी का है, ईरान का है, अमेरिका का है, बाकी अरब ममालिक का है, कि इसको सेटल करना चाहिए। खित्ते में स्टेबिलिटी होनी, ज्योग्राफी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। स्टेबिलिटी ब्रिगेडियर साहब, आपसे ही सवाल करना चाहूंगा। अगर आप इस तरह आपसे ही सवाल करना चाहूंगा, ये जो मिडनाइट हैमर की बात की गई थी, इसके बाद जो दावा किया गया था डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वो ये था कि हमने कंप्लीटली ऑब्लिटरेटेड कर दिया है इनके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को, और अब वो ये कह रहे हैं कि हमने वही हदफ दोबारा अचीव किया है और अब एटम बम बनाने की सलाहियत खत्म कर दी है, क्योंकि वो मुंतकिल कर रहे थे फोर्डो से उसको किसी और जगह पर, किसी और तंसीब पर। तो अब आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? यकीन जो बेयकीनी की सूरत हाल है वो तो सबके सामने ही है कि डोनाल्ड ट्रंप के किसी भी बयान पर यकीन करना इस वक्त बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि वो हर खिताब में बदल जाते हैं। ये बड़े क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका हैज फेल्ड टू अचीव इट्स पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स इन ईरान। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। ईरान इंटैक्ट है, रेजिलियंस है, और जिस तरीके से रिस्पॉन्ड वो कर रहे हैं तो बिल्कुल वो जारी है, ये इसमें तो कोई शक नहीं है। आप देखें ना, जब आपने कहा कि ये ऑटोमेटिक वो कहते हैं कि रजीम चेंज हुआ है, डिस्पाइट द फैक्ट आपने पहले दिन एलिमिनेट किया टॉप लीडरशिप को 48, बट ईरान स्टिल इंटैक्ट तो है। डिसीजन मेकिंग हो रही है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कमांड है, कहीं ना कहीं तो फैसले तो हो रहे हैं। वो तो उनके ख्वाहिश थी वो कोलैप्स हो जाएगा, तो नहीं हुआ, तो वो हो नहीं सका है। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स देखें ना, आपने कहा मिसाइल्स को भी हमने डिस्ट्रॉय किया है, आपने कहा ड्रोन्स भी हमने तबाह कर दिए, न्यूक्लियर साइट्स भी ऑब्लिटरेट कर दिया, लेकिन कुछ भी नहीं है। वहां से भी तो जवाब आ रहा है। सो देखें, अचीवमेंट इनकी नहीं हुई, लेकिन फर्दर दे हैव क्रिएटेड chaos एंड कंफ्यूजन गल्फ के अंदर, वेस्ट एशिया में। और जो अगर स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, आप एक जंग लड़ के एक नुकसान पहुंचा के, ईरान में आपने तबाही और बर्बादी कर दी है, सिविलियंस को टारगेट किया, मनाफ स्कूल के बच्चियां शहीद हुई, इसके बाद अभी आप कहते हैं कि हमने टारगेट अचीव किए, एंड यू आर लिविंग द रीजन विद क्रिएटिंग ए वैक्यूम।
और राइट। उससे ज्यादा खतरनाक हालात आगे फ्यूचर में होंगे अगर ये चीजें सेटल नहीं होती। अच्छा, बिल्कुल ठीक। अच्छा बिलाल, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं कि अभी मुज़ाकरात चल रहे थे, 10 रोज़ा जंग बंदी थी और सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि जो मीडिएशन की कोशिशें करा रहे थे बशमूल पाकिस्तान के, 6 अप्रैल तक जंग बंदी थी। उससे पहले ये खिताब ट्रंप का, और इसमें क्या हम कहें कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ नया होता, लेकिन कुछ ऐसा नया नहीं था। लेकिन ये बताइएगा कि प्रोटेस्ट ऑलरेडी हो रहे हैं अमेरिका में, मिड टर्म इलेक्शंस करीब हैं, सिचुएशन कुछ डोनाल्ड ट्रंप को ये लगा कि अपनी पोजीशन क्लियर करने की ज़रूरत है, इसलिए ये खिताब पहले किया गया। क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये खिताब किया गया, और वही सब बातें रिपीट की गई जो ऑलरेडी हम सुन रहे थे, और ऑन ग्राउंड सिचुएशन है क्या? वाकई सेल्फ सफिशिएंट है अमेरिका, अब उसको ऑयल नहीं चाहिए बाहर से? और दूसरा ये कि करंट ऑयल प्राइसेस चल क्या रहे हैं? बिल्कुल, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच ख़त्म हुई है तो तेल की प्राइस 5% से बढ़ चुकी है और $106 के ऊपर जा चुकी है फ़ी बैरल। अमेरिका के अंदर ऑन एवरेज $4 अ गैलन की प्राइस है, और ये एक बहुत बड़ा बेंचमार्क होता है। $4 के ऊपर अगर पर गैलन ऑयल प्राइस हो तो यूजली जो सदर होता है या जो पार्टी पावर में होती है वो इलेक्शन नहीं जीतती। अब डोनाल्ड ट्रंप के हालात वैसे ही कुछ अच्छे नहीं थे इस जंग के बाद। यूजली जो प्रेसिडेंट्स होते हैं स्पेशली अमेरिका के, वो तब जंग शुरू करते हैं जब उनको इलेक्शन जीतना होता है, कि वो कोशिश करते हैं कि लोग उनको सपोर्ट करें। लेकिन ये एक पहली जंग है अमेरिका के अंदर भी जिसमें जंग शुरू होने के बावजूद लोग जो हैं वो प्रेसिडेंट के पीछे नहीं खड़े हो रहे। ये एक बहुत अनोखी बात है कि इतनी नहीं ये अनपॉपुलर जंग है, स्पेशली शुरू में। बाद में जाके तो इराक वॉर और अफगानिस्तान की जंग भी इधर अनपॉपुलर हो गई थी, लेकिन ये शुरू से अनपॉपुलर है। तो ट्रंप साहब की एक थिंकिंग है कि मेरे जो एडवाइजर्स हैं, मेरी जो व्हाइट हाउस स्पोक्स पर्सन हैं कैरोलाइन लेविट, वो मेरी ये कहानी नहीं बता पा रही, तो मैं खुद जाके ये बताऊंगा। लेकिन ये कहानी भी अमेरिकन वोटर जो अभी रिएक्शन आ रहे हैं लोगों के ट्विटर के ऊपर, बाकी जगहों पे, वो लोग कन्विंस नहीं हो रहे। वो कह रहे हैं कि भाई हमें अभी तक समझ नहीं आ रही कि ये जंग शुरू क्यों हुई है, ये हमारी जंग है ही नहीं, ये तो इजराइल की जंग है। और ये जो एक फीलिंग है, और फिर ऑयल की प्राइस का बढ़ना, स्टॉक मार्केट जो है वो गिरना शुरू हो गई है। इसका मतलब ये है कि ट्रंप जो है वो अब ये एक नैरेटिव की जो जंग होती है, एक बयानिए की जो जंग है, वो अब हारना शुरू हो रहे हैं। एक बहुत ही वैसे तो एक बहुत वो लगता है कि ईरान जीत रहा है, अमेरिका हार रहा है, लेकिन इसके एक बहुत बड़े इम्प्लीकेशंस हैं स्ट्रेटेजिकली पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि ये सिर्फ इस जंग की बात नहीं है, ये अमेरिका का जो सुपर पावर का एक इमेज है उसके अंदर एक बहुत बड़ा पंक्चर है, वो मुकम्मल तौर पर टार्निश होता हुआ दिखाई दे रहा है, और रिस्पॉन्सिबल डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे हैं। ब्रिगेडी साहब, आप बताइएगा कि बॉडी लैंग्वेज को रीड करना, आप जानते हैं कि तज्जियाकार जो है वो हमेशा ही करते हैं, और अमूमन जब भी जंगें होती हैं तो बॉडी लैंग्वेज और आपका पोस्चर जो है वो बहुत मानी खेज होता है। इस वक्त हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब खिताब किया तो बड़े शिकस्त खुर्दा वो सुनाई दे रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि वो तकरीर करना नहीं चाह रहे पर कर रहे हैं। इससे पहले वेनेजुएलियन सदर के साथ जो कुछ उन्होंने किया, उस दौरान की तकरीर उठा के देख लीजिए तो आपको एक जीत का एलिमेंट दिखाई देता था। अभी आपको बॉडी लैंग्वेज में कुछ नोटिसेबल नजर आया? देखें, आई इंटायरली एग्री विद यू। और जिस तरीके से उन्होंने बात की, वो चेहरे में एक्सप्रेशन भी पता चल रहा था, जो खुशी का होता है वो भी नहीं था, बिल्कुल समझ लें कि एक्सप्रेशन लेस था। और जिस तरह वो पढ़ रहे थे तकरीर, बेसिकली वो सामने आ रही थी तो पढ़ रहे थे, तो वो चीजें नहीं थी। और देखें ना कि अब प्रेशर इस तरह है कि हम इस तरह कंक्लूड कर सकते हैं, अमेरिका फेल टू अचीव पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स, और उस खिते में देखे कंसर्टेनिटी क्रिएट कर दिया है, और जिसके बाद फर्दर इम्प्लीकेशन कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। और अमेरिका के अंदर आप देखें उनकी पॉपुलरिटी ग्राफ हैज ऑलरेडी गॉन डाउन, और हर गुजरते दिन के साथ ड्रॉप होती जा रही है। और 60% अमेरिकन ने इस जंग को अपोज किया है। और फिर आप देखें नो किंग्स की रैली 3000 सिटीज अक्रॉस अमेरिका, मिलियंस जमा हुए हैं। तो मेरा ख्याल में कि जो थ्रेट है मिड टर्म इलेक्शन से पहले, तो वो तो एक वाज़ेह इंडिकेशन है कांग्रेस और सेनेट में कि अपनी जो स्टैंडिंग
थोड़ी सी है। तो अब ये मिड टर्म इलेक्शंस के बाद तो मसाइल पैदा होंगे। अगर ये लूज करते हैं तो फिर तो इनके आगे इम्पीचमेंट के भी मसले होंगे। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल देखा जाए तो कहते हैं ना कि इनके एडवाइजर जो थे, हॉक्स थे, या इस तरह मार्को रूबियो है या पीट हेग्सेट है, जिस तरीके से आप उनकी बातें सुने, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुने, रेटरिक्स उनके सुने, मेरे ख्याल में हासिल कुछ नहीं हुआ, और फर्दर उन्होंने खित्ते को फर्दर मजीद बहरान में धकेल दिया। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा बिलाल, अगर इसको हम इस तरह लें जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब भी बात कर रहे हैं कि किसी की ईमा पर धक्का दिया गया और बस फिर कूद पड़े वो इस जंग के अंदर, जिस तरह से हम शुरू से देख रहे हैं कि कोई स्ट्रेटजी, कोई प्लानिंग इस वॉर के हवाले से नहीं थी, और वो साफ दिखाई दे रही है बाद में जो बयान सदर ट्रंप दे रहे हैं उससे। और अगर ये जंग जिस तरह से वो कह रहे हैं 2 से 3 हफ्ते तक मजीद जारी रहेगी और उसके बाद खुद ब खुद चीज़ें सेटलमेंट की तरफ आ जाएंगी, आपने हॉर्मुज़ भी खुद ब खुद खुल जाएगी, अगर ये 2 से 3 हफ्तों तक जारी रहती है तो सदर ट्रंप के लिए कितनी डेंजरस हो सकती है? मिड टर्म इलेक्शंस की हम बात कर रहे हैं, करीब हैं, वोटर्स का क्या रिएक्शन हो सकता है इसके ऊपर? देखें, 2 चीज़ें इसमें, एक जंग की सिचुएशन है और एक वोटर्स की सिचुएशन है। जहाँ तक जंग की सिचुएशन है तो ट्रंप साहब ये करना चाह रहे हैं जिस तरह गली में लड़के क्रिकेट खेलते हैं तो अपनी बैटिंग लेने के बाद बोलें कि बस अब हमारी बैटिंग हो गई, अब हम जा रहे हैं। तो बिल्कुल उन्होंने ये करा है कि अपनी तरफ से उन्होंने बमबारियां करी हैं। उन्होंने बोला है कि भाई हमने 10,000 टारगेट मार दिए, हमने इतने हज़ार टारगेट मार दिए। लेकिन टारगेट मारना जो है वो एक इनपुट है और वो ऑब्वियसली अमेरिका की आर्मी और एयरफोर्स से कोई compete नहीं कर सकता। लेकिन पॉलिटिकली और स्ट्रेटिजिकली और इकोनॉमिकली बहुत बुरी तरीके से ईरान ने जो है वो स्टेटस को अनसेटल कर दिया है अमेरिका के लिए, और अमेरिका ने के अपने दोस्तों के साथ अमेरिका की लड़ाइयाँ करवा दी हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो यूरोपियन ममालिक हों, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो जहाँ तेल की शॉर्टेज शुरू हो गई है। तो ये एक बहुत ही मल्टीपल लेवल्स पे जो है वो एक फेलियर क्रिएट कर दिया है ईरान ने अमेरिका के लिए। 2-3 हफ्तों में अगर ये इतना प्रेशर डालते रहा ईरान अमेरिका के ऊपर तो अमेरिका वाकई में अपनी बैटिंग करके छोड़ के भाग जाएगा मैदान, बोलेगा भाई हमारी बैटिंग हो गई, अब तुम जानो और तुम्हारे जो रीजन के लोग हैं और जिनको तेल तुमसे चाहिए वो जाने, हम जा रहे हैं। तो ये एक चीज हो सकती है और ये दुनिया के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। जहां तक वोटर्स की बात है तो ट्रंप साहब जो है एक लूज सिचुएशन में वो जंग कंटिन्यू करते हैं तो वो अपने वोटर बेस को लूज करेंगे। वो अगर जंग हारते हैं तो फिर भी वो अपने वोटर बेस से जो है वो गुस्सा खाएंगे। तो अब ट्रंप साहब जो हैं वो पहली बार एक बुली हैं, लेकिन वो पहली बार उनका कोई मैच आया सामने जो उनको आंखों में आंख दिखा रहा है और कह रहा है कि ठीक है जंग लड़े। दुनिया भी देख रही है इस वक्त, दिखाई भी दे रहा है। बिलाल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ब्रिगेडियर साहब, ये इस वक्त जो मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है इसके बावजूद ये तो इंडिकेशन है कि जंग इस वक्त जारी है और यहाँ पर अहदाफ मुकम्मल नहीं हुए। और हमने देखा कि अगर इन अहदाफ की बात की जाए जिनका जिक्र किया जा रहा है कि जी हमने मुकम्मल कर लिए, रजीम चेंज हो गया, तो वो तो पहले दिन ही हो गया था। वो तो 28 फरवरी को जब इन्होंने हमले किए थे उसी दिन उस सारी क़यादत को टारगेट कर दिया गया था। तो अब जब हम देख रहे हैं 1 महीना गुजर गया है और एक स्टैंड स्टिल सी सिचुएशन है, दोनों तरफ से हमले जारी, आपको लगता है कि ईरान की पोजीशन उस तरह से कमज़ोर हुई है जिस तरह से दावा किया जा रहा है अमरीकी सदर के खिताब में? ईरान की पोजीशन हम ये कह सकते हैं कमजोर नहीं हुई। आपने इनको देखें कि नुकसान पहुंचाया जरूर है। अगर ये कंटिन्यू रहती है फॉर सम मोर टाइम तो यकीनन ईरान फिर इसमें कमजोर हो सकता है। लेकिन ईरान विल नेवर गिव इन, वो ये नहीं हो सकता है क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क है, रेजिलियंस है, 93 मिलियन की पॉपुलेशन है। और फिर देखें एक कंसेप्ट पे वो चल रहे हैं, मोज़ेक डॉक्ट्रिन है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कमांड है। तो वो इनकी बेसिकली जंग सर्वाइवल की जंग है ईरान के लिए। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि एक तरफ से कहते हैं कि 2 से 3 हफ्ते में निकल भी जाएंगे फिर, बट एट द सेम टाइम बिल्टअप भी हो रही है। आप देखें कि जिस तरह मेरीन्स भी आ रहे हैं, 82nd एयरबोर्न डिवीजन के ट्रुप्स भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं, फर्दर जहाज भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं, एक USS एयरक्राफ्ट कैरियर भी मूव करके किया है। क्या ये सारी बातचीत करके कोई डिसेप्शन तो नहीं कर रहे हैं या कोई किसी खरग आइलैंड पर कोई कार्रवाई हो सकती है या पर्शियन गल्फ के आइलैंड्स में कुछ हो सकता है? सो देखें कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज, आप उसको रूल आउट भी नहीं कर सकते हैं। विद अगर 2 से 3 हफ्ते बड़ा मार्जिन उन्होंने रखा है, अगर ये बातचीत भी चल रही है, 6 अप्रैल की डेडलाइन भी है, तो मेरे ख्याल में स्टिल अभी बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन उनकी तकदीर ने जनरली देखा जाए तो मायूसी की है।
राइट। अच्छा बिलाल, ये जो सिचुएशन हम देख रहे हैं जिसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं कि ऑलरेडी मुज़ाकरात की बात चल रही थी, सारसी की पेशकश हो रही थी और फिर उसी टाइम ड्यूरेशन में जो है वो अटैक भी किए जा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ऑलरेडी भी हम ये विटनेस कर चुके हैं, ऐसा पहले भी हुआ है, मुज़ाकरात में उलझाने के बाद दोबारा से अटैक कर दिया जाता है एक ज़्यादा पावर के साथ। आपको लगता है कि अभी भी ऐसा हो सकता है, टाइम गेन किया जा रहा है कि ज़रा मुज़ाकरात में उलझें, बयानात में उलझाएं और उसके बाद फिर ज़्यादा हैवी तरीके से अटैक किया जाए और सिचुएशन जो है वो मज़ीद वर्स हो? क्या ऐसा भी हो सकता है? देखें, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक डिसेप्शन स्ट्रेटजी भी हो सकती है कि वो बताएं कि भाई मैं 2-3 हफ्ते में जंग रैप अप कर रहा हूं और पीछे से जो है वो ट्रूप्स भेजें, या वो ग्राउंड इन्वेजन के लिए, या वो न्यूक्लियर जो उनकी इनरिच मटेरियल है उसको निकालने के लिए। इवन दो ट्रंप ने इस स्पीच में कहा था कि मैं उन जो भी न्यूक्लियर डस्ट उन्होंने कहा वो इतनी डीप बरीड है कि मैं उसके पीछे नहीं जाने के लिए मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी ये हो सकता है कि एक फॉल्स सिग्नल हो, ये डिसेप्शन की कोशिश हो। मुझे ये इस वजह से बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि जिस तरह स्टॉक मार्केट, ट्रंप साहब जो हैं वो पैसे बनाते हैं, वो बिजनेसमैन हैं, कारोबारी इंसान है, उनको दिख रहा है कि स्टॉक मार्केट जब भी वो जंग बढ़ाने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि जब वो कंफ्यूजिंग मैसेज भी डिलीवर करते हैं जैसे उन्होंने आज किया, तो स्टॉक मार्केट बहुत नेगेटिवली रिएक्ट करती है, तेल की प्राइस बहुत हाई हो जाती है। तो उनके पास गुंजाइश ज़्यादा नहीं है और ये जंग किसी भी लिहाज से अच्छी नहीं जा रही है। तो देयर इज़ नो, मतलब एक पाथवे नहीं दिखता कि एक रैशनल इंसान जो है वो ये फैसला नहीं लेगा कि हमें और इस जंग के ऊपर डबल डाउन करना चाहिए। लेकिन ये भी सच है कि ट्रंप एक कंप्लीटली रैशनल इंसान नहीं है, तो हो सकता है कि वो ये चीज़ करने की कोशिश करें, लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए और अमेरिका के लिए और ट्रंप साहब की सियासी करियर के लिए भी एक कबर की सूरत में जो है वो उभर के सामने आ सकती है। बिल्कुल नजर आ रहा है। और ब्रिगेडियर साहब, 2020 में कासिम सुलेमानी को टारगेट किया गया, उसका तस्करा भी किया गया खिताब के दौरान, और फिर हमने देखा कि दीगर क़यादत को भी निशाना बनाया गया। अमूमन ऐसा होता रहा है माजी में कि अमेरिका क़यादत को निशाना बनाता है और मुल्क पर हुक्मरानी करता है, और हमने वेनेजुएला में भी देखा, इससे पहले हमने सद्दाम हुसैन को देखा, इससे पहले हमने कर्नल कज़ाफ़ी को देखा। तमाम लीडरान के खात्मे के बाद हम देखते हैं कि पूरी तरह से मुल्क पर काबिज हो गए। यहाँ पर ईरान रेजिस्ट कर रहा है। आपको क्या लगता है जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ईरान ने दिया है वो कितनी देर तक बरकरार रह सकता है, जो कि हमें नज़र आया आबनाए हुर्मज़ के अंदाज में, हमें नज़र आया उनके सुपरसोनिक मिसाइल्स के एतबार से, और नज़र आया हमें उनके रजीम चेंज को रेजिस्ट करने के अंदाज में? ईरान पिछले 47 साल से इसकी प्लानिंग कर रहा था और उनको पता था कि हमारे साथ ये हो सकता है। सो देयरफॉर ऑलरेडी देखिए उनकी वार गेमिंग हुई, उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई, और स्पेशली मेरे ख्याल में क्रेडिट देना चाहिए लेट आयतुल्लाह अली खामनाई को, जिस तरीके से उन्होंने सिस्टम को डेवलप किया, मैच्योर किया, और स्पेशली जो मोज़ैक डॉक्ट्रिन का कंसेप्ट उन्होंने लाया कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कमांड, अगर टॉप लीडरशिप उन्होंने कहा मारी जाती है तो फिर उन्होंने कंसेप्ट भी दिया लाइन ऑफ सक्सेशन कि नंबर इसको ये रिप्लेस करेगा, अगर इसको कैपेबिलिटी हो तो वो रिप्लेस करेगा, एंड सो। तो एक सिस्टम ऐसा बनाया कि कंटिन्यूटी ऑफ कमांड है। तो अभी आप देखें डिसेंट्रलाइज तो कर दिया कमांड में, लेकिन उसमें कंसेप्ट है यूनिटी ऑफ एफर्ट है कि सारे मिल के पड़ोसी, मिसाल को 31 सूबे, हर सूबा फैसला खुद करता है, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन लेफ्ट राइट वालों से भी करता है, फिर सेंटर में इतला भी करता है, तो वो कोऑर्डिनेशन भी है, तो यूनिटी ऑफ एफर्ट भी है। सो एक ऐसा सिस्टम इवॉल्व हुआ है ईरान में। तो दैट्स व्हाई अब्बास अरागची ने कहा था कि ईरान में इंडिविजुअल्स नहीं है, बेसिकली इट इज द सिस्टम व्हिच इज वर्किंग। मेरे ख्याल में दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उस वजह से ईरान सर्वाइव कर रहा है। दुरुस्त, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, मोहम्मद बिलाल लखानी, आप दोनों हमारे साथ मौजूद थे, डिस्कशन कर रहे थे जो अमरीकी सदर का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने जंग जारी रखने का ऐलान कर दिया है। समझ नहीं आ रही कि 2 से 3 हफ्ते क्यों चाहिए अब अमरीका को। ऑलरेडी जब वो ये ऐलान कर चुके हैं कि क़यादत हमने ख़त्म कर दी, बहरिया ख़त्म कर दी, तो अब न्यूक्लियर प्रोग्राम जो था, मिसाइल प्रोग्राम था, उसे ख़त्म कर दिया, तो अब क्या जवाब बचा है? और उधर से जो ईरान है वो ये कह रहा है कि अगर सब कुछ ख़त्म कर दिया आपने तो आबनाए हुर्मज़ से गुजर के देखते हैं कि सिचुएशन आगे क्या रुख इख्तियार करती है। बहुत ज़्यादा ब्लोज लेने के बावजूद भी ईरान स्टिल स्टैंडिंग, और इस वक्त सूरत हाल जैसे चल रही थी वैसी ही चलती हुई नजर आ रही है। हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। नाज़रीन, एक और मैदान, एक और खेल और
पाकिस्तानी टैलेंट की एक और शानदार फतह। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी सरवत फातिमा ने मलेशिया में मुनाकिद होने वाली बैनुल अक़वामी चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 2 तलाई तमगे जीत लिए हैं। सरवत फातिमा ने टूर्नामेंट के दौरान मुसलसल उम्दा खेल पेश किया और जो अपने हरीफ थे उनको शिकस्त देते हुए दोनों मुकाबलों में कामयाबी हासिल की। अपनी कामयाबी का सेहरा अपने वालिद और पाक फौज के सर बांधते हुए आर्मी गोल्ड मेडलिस्ट ने पाक फौज में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया है। मजीद उनकी तारीखी कामयाबी पर उन्हीं से बात करते हैं। सरवत, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हाउ आर यू टुडे? Assalamu alaikum. I am good. What about you? आई एम गुड टू। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। क्या जज्बात हैं? खुद अपनी कारकर्दगी से खुश हैं? जी बिल्कुल, मैं कि मैंने पाकिस्तान के लिए 2 गोल्ड लाया है। वो स्कूल चैंपियनशिप जाके बहुत ही खुशी हुई मुझे। ज़बरदस्त, आपके साथ साथ हमें भी बड़ी खुशी हुई, आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। सरवत, हमें ये बताएं कि बैडमिंटन के अलावा आप क्या करती हैं, पढ़ती हैं, और ये भी कि जो बैडमिंटन का जो सफ़र है आपका, इसका आगाज़ कब से हुआ? जी मैं क्लास 8 में हूँ, स्टडी भी मेरी हो रही है और बैडमिंटन भी कर रही हूँ। मैं जब 4 इयर्स ओल्ड थी तो मैंने बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया। मेरे फादर मेरे कोच है तो उनका एकेडमी था, तो मुझे इसी तरह शौक मेरे बढ़ती गई, मैंने बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट टाइम मैं नेशनल जूनियर चैम्पियन ऑफ पाकिस्तान एज ऑफ 8 में बनी। फिर बाद सरवत, पूरा कनेक्शन है इस वक्त, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है। और नेशनल गेम्स सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। पूरी कोशिश की है, हमें भी समझ में आया, उम्मीद करते हैं नाज़रीन को भी समझ में आया होगा। आ रही है। खुश हैं? जी बिल्कुल आ रही है। अभी ये बताइएगा कि कौन कौन से इवेंट्स में आप हिस्सा ले चुकी हैं, कितने मेडल्स आप जीत चुकी हैं अब तक? मैं 4 टाइम नेशनल जूनियर बैडमिंटन चैंपियन ऑफ पाकिस्तान और 2 टाइम साउथ एशियन में मेडलिस्ट हूँ और 2 टाइम नेशनल गेम्स का मैं सिल्वर मेडलिस्ट हूँ और वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैं साउथ एशियन गेम्स के लिए यहाँ इस्लामाबाद आई हूँ, हमारा चैंपियनशिप स्टार्ट हुआ है, तो इसमें भी मेरा इंशाल्लाह पूरा कोशिश है कंट्री के लिए। इंशाल्लाह आप ज़रूर लेकर आएंगी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं और आपकी मेहनत तो डेफिनेटली है ही है। आपने बताया कि नेशनल चैंपियन एट द एज ऑफ 8, आप 8 साल की उम्र में नेशनल चैंपियन बन गई थी पहली बार। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि इतना ज़्यादा आपने इस खेल को सीरियस लिया और आगाज़ से ही आप चैंपियन बन गई, और किस उम्र में बनी वो भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आपकी प्रैक्टिस है, जो आपकी ट्रेनिंग है, वो कैसे होती है? कितना टाइम आपको पढ़ाई को देना पड़ता है, कितना टाइम अपनी ट्रेनिंग को देती हैं, और इसके साथ साथ अपनी डाइट का भी ख्याल करना पड़ता है क्योंकि आपको एक स्पेसिफिक जो वेट है उसे मेंटेन करना पड़ता है? सरवत, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही? गुड डे। जी जी मैं ट्रेनिंग करती हूँ। कनेक्टिविटी का कुछ मसला है सरवत, हम आपको बेहतर तरीके से सुन नहीं पा रहे हैं। अच्छा, लेट्स सी। अब आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जी सरवत, इस वक्त कनेक्टिविटी का इशू आपके सामने है, हम हमारे साथ ही मौजूद हैं। सरवत, आप सुन सकती हैं हमें? जी जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। अच्छा जी, मैं डेली बैडमिंटन ट्रेनिंग 5 घंटे करती हूँ। उसमें जिम कोर्ट ट्रेनिंग होती है और सुबह से लेकर दोपहर तक मैं शाम के टाइम मैं स्टडी भी करती हूँ, जो की एक्टिविटीज होती है। तो बस यही मेरा रूटीन है। अच्छा, मुस्तकबिल में क्या बनने का इरादा है आपका? मेरा इंशाल्लाह ड्रीम है फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स खेलूं और ओलंपिक चैंपियन बनूं, वर्ल्ड चैंपियन बनूं। ये सब
इंशाल्लाह आप ज़रूर बनेंगी। अच्छा, हमें ये इंशाल्लाह। बताएं कि पाक फ़ौज में जाने की जो आपकी ख्वाहिश है, आपने उसका इजहार किया, आपने अपनी जो ये कामयाबी है, अपने जो मेडल्स हैं, ये अपने वालिद और पाक फ़ौज के नाम कर दिए। कितनी पैशनेट हैं आप पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करने के लिए, ये भी हमें बताइएगा। और दूसरा ये कि कौन सा ऐसा इवेंट है इन फ्यूचर जिसके लिए आप तैयारी कर रही हैं और आपने पार्टिसिपेट करना है उसमें? गालिबन इस वक्त सरवत से जी सर। जी यही इंशाल्लाह मेरा मैं पहले मेरा वो तो अभी साउथ एशियन गेम्स है, तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान के लिए सब कैटेगरी में गोल्ड लाऊं। तो अभी इसी के लिए मेरा तैयारी है कि इंशाल्लाह गोल्ड लाऊं। विश यू ऑल द बेस्ट सरवत। हम उम्मीद करते हैं कि आप जो भी इवेंट में शिरकत करें, यूं ही पाकिस्तान का नाम रोशन करें, यूं ही मेडल लेकर आएँ। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। बदलते हुए मौसम की बात करते हैं। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला बलूचिस्तान के रास्ते मुल्क में दाखिल हो चुका है और महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में 5 अप्रैल तक बारिश की पेशगोई करते हुए ये अलर्ट भी जारी किया है कि शहरियों को हम मशवरा देते हैं कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से मुकम्मल तौर पर इज्तनाब करें। ख़ास तौर पर जो नदी नालों और सैलाबी रास्तों के करीब जाते हैं या करीब रहते हैं, उन्हें ये वार्निंग अलर्ट जारी किया गया है कि वहाँ ना जाएँ, वहाँ जाने से गुरेज करें। ज़िला इंतज़ामिया और रेस्क्यू इदारों को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर जो है इस वक्त उन्हें स्टैंड बाय कर दिया गया है। और खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के मुतादिद अजला में सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग भी मतवक्के है, जबकि आज़ाद कश्मीर बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी का भी इम्कान है। मज़ीद मौसम की इस अचानक तब्दीली और आइंदा बारिशों के सिलसिले के हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर तैयब शाह मौजूद हैं जो कि NDMA के नुमाइंदे हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हम ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये जो बदलता हुआ मौसम है, जिस तरीके से ये नया मगरबी हवाओं का सिलसिला भी एक दाखिल हो रहा है, तो ये बताइएगा कि ये कब से कब तक रहेगा ये जो स्पेल है, और इसके पेश नज़र कितनी शदीद बारिशें हो सकती हैं? जी ये जो मौजूदा मगरबी लहर का जो सिलसिला है, ये तीसरा सिलसिला है पर्टिकुलरली करंट जो सीज़न चल रहा है, जिसको हम वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं। इसकी शिद्दत आज इजाफा होगा और आज और कल यानी 3 अप्रैल तक और 4 और 5 अप्रैल तक इसमें हम शदीद मूसलाधार बारिशों को देखेंगे। पर्टिकुलरली इसका मेजर जो फोकस होगा वो शुमाल मशरकी पंजाब है होगा, जिसमें ज़ोब, मूसाखेल, शेरानी, बारखान रीजन, कोलू, डेरा बुख्ती, नसीराबाद, जलमगजी, किला सैफुल्ला और मुतअद्दिद जो नॉर्थ और वेस्टर्न और ईस्टर्न नदरन रीजन्स ऑफ बलूचिस्तान है, वहाँ पे इसका फोकस ज़्यादा होगा। साथ साथ डेरा गाजी खान के पहाड़ों पे भी जो कोहे सुलेमान के पहाड़ हैं और इनमें भी तेज़ बारिशों की पेशन गोई है। इसका फोकस खैबर पख्तूनख्वा में भी शिद्दत से ज़्यादा होगा। रीज़न ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ अफ़गानिस्तान की भी जो नंगरहार कुनर रीजन है और बदख्शां, वहाँ पे भी मैसिव रेन्स की आने वाले 2 दिनों में एक्सपेक्टेशन है, जिसकी वजह से जो हम देख रहे हैं कि कुरम, वजीरिस्तान, डेरा इस्माइल खान, टांक, लकी मरवत, बनू और पेशावर और साथ साथ जो स्वात का रीजन है, यहाँ पे तेज़ बारिशों की वजह से फ्लैश फ्लड्स एक्टिवेट होंगे। पर्टिकुलरली हम दरियाए काबल को बड़ा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि दरियाए काबल में मल्टीपल ट्रिब्यूटरीज अफगानिस्तान से भी आती हैं, जैसे पंजशेर है, पेच है और कुनर रिवर, ये इवेंचुअली रिवर काबल को फीड करती हैं। साथ स्वात रिवर, पंजगोरा रिवर, कल्पानी नला, ये तमाम नले क्योंकि आने वाले 2 दिनों में काफ़ी इसमें बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा की दरियाए काबल में और डिफरेंट नदी नालों में हो सकती है। हम फ्लैश फ्लड्स की काफ़ी मल्टीपल इसमें अलर्ट्स ऑलमोस्ट दे रहे हैं, जिसमें बलूचिस्तान की भी जो नॉर्थ रीजन पे हिल टोरेंट्स की एक्टिवेशन की काफ़ी। इसके साथ साथ इसका फोकस सदरन सिंध की तरफ, कराची में भी आज बारिश है और तेज़ बारिश हो रही है। साथ साथ जो कराची का जो ईस्टर्न रीजन है, दादू, कंबर, शहदाद कोट, लाड़काना, यहाँ पे भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश और कई जगह पे पाकिस्तान के जो
ये सेंट्रल सुलेमान और कितर रेंज है, वहाँ पे ज़ालाबारी भी हो सकती है। तो आसमानी डॉक्टर साहब, बिजली, ये भी बताइएगा, आसमानी बिजली के हवाले से भी बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि हमने गुज़श्ता साल देखा है कि जो गर्मियों का दौरानिया है वो बढ़ा था, सर्दियों का दौरानिया कम हुआ था, और उसके साथ साथ बहुत सी बारिशें देखने में मिली थी, अर्ली मानसून था। इस साल की क्या पेशगोई? जी, जो ग्लोबल क्लाइमेट पैरामीटर्स हैं, इस साल आने वाले जो मानसून है और पर्टिकुलरली मई एंड जून, ग्लोबल क्लाइमेट पैरामीटर्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये साल पिछले साल से ज़्यादा गर्म होगा। यानी इस साल हम ना सिर्फ मानसून में इंटेंस रेन्स, पर्टिकुलरली जो बर्स्ट कहलाते हैं, मानसून के बर्स्ट के थोड़ी दौरानिए में तेज़ बारिश एक लोकल रीजन पे हो सकती है, तो वो मानसून बर्स्ट है। और साथ साथ मई के मिड के बाद और हम देख रहे हैं कि जून में शदीद गर्मी पाकिस्तान में पड़ेगी, और इस शदीद गर्मी की वजह से हीट वेव और हीट स्ट्रेस के मल्टीपल एपिसोड्स अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के प्लेन्स ऑफ पंजाब में और सिंध में और कुछ प्लेन्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा में हम देखेंगे। अप्रैल के महीने में इस साल आने वाले, चूंकि इस सिलसिले के बाद अप्रैल में 10 अप्रैल तक दोबारा बारिशों की पेशेनगोई है। अच्छा डॉक्टर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं इसी में ही क्वेश्चन करना चाह रही हूँ कि ये जो बारिशों का एक स्पेल अप्रैल में ये जो स्टार्ट हुआ, आपने कहा इसके बाद एक और भी स्पेल आएगा, यूजुअली अप्रैल में क्या ये जो रेंज हैं ये होती हैं इस तरीके से, या फिर ये क्लाइमेट चेंज के सारे असरात हैं और बारिशें बहुत ज़्यादा या मामूल से ज़्यादा हो रही हैं? जी, एक्चुअली जो मंथ मार्च का एंड 21 मार्च के बाद एक ट्रांजिशन आता है वेदर में, जिसको हम कहते हैं कि वी आर एंटरिंग इनटू स्प्रिंग, और नॉर्मली इट इज़ द वर्नल इक्विनॉक्स और स्प्रिंग इक्विनॉक्स। ये एक क्लाइमेटिक पैटर्न है कि अप्रैल का महीना और मार्च एंड जो वेस्ट एशिया है, मिडल ईस्ट है एंड ऑल्सो सेंट्रल एशियन रीजन्स में मैक्सिमम साल की बारिशें जो है नॉर्मली रिकॉर्ड की जाती हैं अप्रैल और मार्च एंड में। ये एक नॉर्मल क्लाइमेटिक पैटर्न है जिसमें अप्रैल के महीने में, और अगर आप माजी में भी देखें कि 2024 में भी अप्रैल के महीने में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में भी फ्लैश फ्लड्स हुए थे, रिवर काबल का फ्लो हाई हुआ था, गवादर में एक मैसिव फ्लड आया था। मिडल ईस्ट में अगर आपको याद हो, दुबई 2024 के अप्रैल 15 और 16 को ऑलमोस्ट कंप्लीट दुबई, अल फुजैरा और ओमान के रीजन्स इम्पैक्टेड हुए थे। इस साल भी हम देख रहे थे कि पिछले, क्योंकि मगरबी हवाओं पहले मिडल ईस्ट को, अफगानिस्तान, ईरान और सेंट्रल एशिया को इफेक्ट करते करते वेस्ट एशिया और पाकिस्तान के वेस्टर्न रीजन्स को इफेक्ट करती है, लेकिन इस साल हम ये देख रहे हैं कि इसकी इंटेंसिटी में बतदरीज इजाफा हो रहा है, और अनफॉर्चुनेटली इसका डायरेक्ट रिलेशन है कि पाकिस्तान में जो अप्रैल की रेन्स हैं ड्यूरिंग एल नीनो सीजन, क्योंकि क्लाइमेट के अंदर दो बेसिक होते हैं, एक वार्म फेज होता है और एक कोल्ड फेज, जो साइक्लिकलिटीज होती है। तो ये हम एल नीनो में हैं इस वक्त। हम इस वक्त ट्रांजिशन कर रहे हैं एल नीनो में, जो कि पीक पे पहुंचेगा ड्यूरिंग दी जून एंड जुलाई। एंड नॉर्मली एल नीनो मींस कि पूरी दुनिया का टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर ड्यूरिंग एल नीनो फेज इंक्रीज होता है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज वार्म फेज। और वार्म फेज में इंक्रीज होने की वजह से जो बहीरा काहिल है, पैसिफिक ओशन, इसकी हीट इंडेक्स इंक्रीज होने की वजह से मॉइस्चर ज़्यादा बनता है, एंड दैट मॉइस्चर जो है नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर रीजनल वेरिएबिलिटीज लाती है रेन्स की, यानी कहीं एरियाज में काफ़ी तेज़ बारिश होगी और कहीं एरियाज में ड्राउट लाइक सिचुएशन। डॉक्टर साहब, ये जो हमारे पास 3 पहाड़ी सिलसिले हैं, जो हिमालयाज हैं, कराकरम है, इसके अलावा हिंदू कश है, इसकी वजह से भी बारिशें ज़्यादा बहती हैं। सबसे बड़ा इसको हम ओरोग्राफिक इफेक्ट कहते हैं। नॉर्मली जो बड़े पहाड़ होते हैं, ये क्लाउड्स के आगे शील्ड की तरह एक एक्ट करते हैं, और शील्ड की वजह से ये एक ओरोग्राफिक इफेक्ट की वजह से इस पे क्लाउड्स जो है वहाँ पे कंसंट्रेट हो जाते हैं। तो अगर आप देखें कि हिंदू हिमालय और हिंदू कुश जो रीजन्स हैं, HKH रीजन, नॉर्मली जो बे ऑफ बंगाल से जो मानसून की विंड्स आती हैं, पैटर्न्स आते हैं, तो ये इंडो गैंगेटिक प्लेन की तरफ ही कंडेंस होते हैं। तो पाकिस्तान समेत जो साउथ एशियन रीजन है, जिसमें कंप्लीट इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्रा रिवर हो या यंगिस रिवर सिस्टम हो या यमुना रिवर या पाकिस्तान का इंडस रिवर, ये तमाम जो रीजन है इंडो गैंगेटिक प्लेट, ये दामन में है इन पहाड़ों के। ऑब्वियसली पहाड़ी सिलसिले जो है वो रेन को कंसंट्रेट करते हैं, इन्हीं रीजन में ज्यादा बारिशें होती हैं। साथ साथ ये भी बात बताता चलूं कि ये जो रीजन है HKH रीजन, ये ग्लेशिएटेड रीजन्स हैं, और पाकिस्तान के नॉर्थ रीजन में काफी ज्यादा ग्लेशियर्स मौजूद हैं, ऑलमोस्ट 13,000,
और ये दुनिया में पोलर रीजन्स के बाद सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स हैं। ठीक। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के इन ग्लेशियर्स की जो जिस तरीके से ग्लोबल टेम्परेचर पैटर्न्स में तब्दीली आ रही है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अनफॉर्चुनेटली हमारी जो ग्लेशिएटेड रीजन है वो 4 गुना ज्यादा ग्लेशिएटेड रीजन से ज्यादा उस पे Right. मौसमियाती तब्दीलियों का इम्पैक्ट है, ठीक है, जिसकी बिल्कुल ठीक वजह है। से अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब, और एक और चीज़, जो ये जो स्पेल है, जो हालिया स्पेल है जिसमें शिद्दत से बारिशों की पेशगोई की जा रही है, बड़ा स्ट्रॉन्ग आपने कहा कि ताकतवर सिस्टम है जिसकी एंट्री हो रही है, कौन कौन से ऐसे इलाके जो बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगे, और एडवाइजरी किन किन इलाकों के लिए, शहरियों के लिए, कि वहाँ वो ट्रैवल ना करे और गुरेज करे, स्पेसिफिक जो एरियाज़ हैं वो ज़रा बता दें। जी, जैसा कि मैंने बताया कि इसका मेजर मरकज़ जो है वो नदरन बलोचिस्तान रीजन और साउथ खैबर पख्तूनख्वा और साथ साथ वेस्टर्न खैबर पख्तूनख्वा, यानी कोयटा, पशीन, लोरालई, बारखान, कोहलू और नसीराबाद, झलमग, इन रीजन्स में बहुत तेज़ बारिशों की मस्तूंग और खुशदार में भी, और साथ साथ डेरा गाजी खान और राजनपुर की नदी नालों में हिल टोरेंट्स के एक्टिवेशन के काफ़ी हाई चांसेस हैं। सबसे ज़्यादा जो हम फोकस देख रहे हैं वो कुरम, वजीरिस्तान कुरम रिवर और जो कोहाट टोई का रिवर है, और साथ साथ जो रिवर काबल है, इनके फ्लोज में इंक्रीज हम देख रहे हैं, इंक्रीज होगा। साथ साथ जो पाकिस्तान के में अब डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें आगाह करने के लिए। हमारे नाजरीन ने भी आपको सुन लिया है, तो डॉक्टर साहब जो भी हिदायत दे रहे हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस दौरान सफ़र से गुरेज करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप महफूज रहें। ब्रेक के बाद आ रहा हूँ। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। इस घंटे में भी आपके साथ शेयर करने के लिए, डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है। आगाज़ में ज़रा कुछ बात कर लेते हैं कि गुज़िश्ता साल अप्रैल में ही एक खुद साख्ता फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया था भारत की जानिब से, और ये वाक़या था पहलगाम का, जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया। पाकिस्तान ने गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश भी की, मगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और उसके बाद मई में पाकिस्तान का जवाब दुनिया ने देखा। मगर जनाब अब फिर अप्रैल जारी है और भारत की एक और फॉल्स फ्लैग की साजिश बेनकाब हो गई है। जी हाँ, ज़राए ये बता रहे हैं, मुसद्दिक़ा इत्तलात हैं कि भारत एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। इत्तलात के मुताबिक बेगुनाह पाकिस्तानी, बिलखुसूस कश्मीरी जो गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गए हैं, उन्हें भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ज़बरदस्ती इस्तेमाल करेगी इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए। लगभग सैकड़ों बेगुनाह पाकिस्तानी बशमूल कश्मीरी भारतीय क़ैद में मौजूद हैं, और मुसद्दिक़ा इत्तलात ये हैं कि इनमें से जो चंद बेगुनाह अफराद हैं उनको भारतीय फ़ौज अपने मज़मूम मकासद के लिए मुख्तलिफ जेलों से निकाल कर इकट्ठा कर रही है, और उन बेगुनाह पाकिस्तानियों के साथ भारतीय जेलों में कैद चंद भारतीयों को भी इस घिनौनी साजिश में इस्तेमाल किए जाने की इत्तलात मौजूद हैं, ताकि ड्रामा जो है उसे बेहतर बनाया जा सके। बेगुनाह कैदियों को जल्द ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए गोदी मीडिया और जयशंकर जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। मुमकिन तौर पर भारत सफारती मैदान में हजीमत जो है और उसकी जो खिफत है वो मिटाने और पाकिस्तान से तवज्जो हटाने के लिए, जो इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र पाकिस्तान पर है, जितनी ज़बरदस्त किस्म की डिप्लोमेसी हमारी चल रही है, उसके लिए ये फरसूदा और घिसा पिटा ड्रामा रचाने जा रहा है। इस पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, दिफाई तज्जियाकार है। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया। एक बार फिर अप्रैल आ गया है और एक बार फिर ये जो फॉल्स फ्लैग का ड्रामा है रचाने के लिए भारत तैयार है, क्या कहेंगे आप? देखें, इनकी सबसे बड़ी ये आदत है कि जब भी पाकिस्तान में कोई ऐसा इवेंट हो रहा होता है या कोई डिक्शनरी बाहर से आ रहा होता है या पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा में भी जा रहा होता है, ये ऐसे इवेंट्स होते हैं, तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं। चाहे आप उड़ी की बात कर लें, आप पठानकोट देखें, आप पुलवामा देख लें, आप पहलगाम देखें, सब जगह पे ऐसे करते हैं। और इन्होंने किया ये हुआ है कि कोई 100 के करीब इन्होंने पाकिस्तानी कश्मीरी जो बेचारे आज़ाद वकील के, ये जब गलती से बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं तो इनको पकड़ के जेलों में बंद कर लेते हैं और इनको एज ए फॉर्डर इस्तेमाल करते हैं। इनका करते ये कि ये इनको निकालते हैं, आर्मी की यूनिफॉर्म पहनाते हैं, उसके बाद इनको राइफलें देते हैं। पाकिस्तानी जो ये काबल के थ्रू हासिल की हुई हैं, और उनको फिर ले जाके उनको इतना भी नहीं कि ये शो ये करते हैं कि जैसे ये बॉर्डर से 100-150 किलोमीटर अंदर जाके उनको बेचारों को मारते हैं और वहाँ शो चलते हैं। जब हो सकता है जब 150 किलोमीटर चल के आए तो आपके जूते भी खराब होते हैं, यूनिफॉर्म भी खराब होती है, बिल्कुल शाइनिंग शूज होते हैं, कोई मट्टी नहीं पड़ी होती है, राइफलों पे बिल्कुल शाइन हो रही होती है, कोई फायर नहीं हुआ होता,
यूनिफॉर्म ठीक होती है और उनको मारते हैं, खुद ही मुकाबला करके मार देते हैं और ये शो करते हैं कि ये पाकिस्तान से दहशतगर्द आए थे और हमने मार दी। जबकि आपको पता है कि इनके एक एक जगह पर नाके लगे होते हैं, इन्होंने पूरी जगह बॉर्डर को कवर किया है, कहीं कहीं से भी कोई लोग नहीं जा सकते। और यही इत्तेफाक, और अभी भी ये क्योंकि पाकिस्तान में ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं अमेरिका के और ईरान के, अब ये इनको बड़ी सख्त तकलीफ। पाकिस्तान जयशंकर ने जिस तरीके से बात की है गैर एक सफारती बात की, तो ये तो पाकिस्तान तैयार है इसके लिए। हमने इससे दुनिया में पहले बता दिया और अब इनकी बातों में यकीन भी कोई नहीं करता, क्योंकि पहलगाम के बाद जो इन्होंने झूठ बोला और उसके बाद ये इन्होंने एक हमसाया न्यूक्लियर मुल्क के ऊपर अटैक कर दिया। आप सोचे कितनी गैर दमदार ये मुल्क है और नॉट रियलाइजिंग उसके कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट क्या हो सकते थे। जो न्यूक्लियर की लड़ाई हो और उसकी लड़ाई के डायनामिक्स किसी को नहीं पता होता और उसके बाद ये इस तरह की हरकतें करते हैं और अभी फिर ये दे आर लाइकली डू इट। लेकिन पाकिस्तान इज फुली रेडी और बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, हम रेडी तब भी थे, हम रेडी अब भी हैं। अब भी हम बता रहे हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होने लगा है, लेकिन यहाँ पर हमें इनकी फैसिनेशन समझ में नहीं आती है कि ये इसी वक्त का इंतखाब क्यों करते हैं। सारा साल सोए रहते हैं, इनको इस वक्त के दौरान याद आ जाता है कि ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करें, अपने ही लोगों को जो है उसका शिकार करें और फिर उसका इल्ज़ाम हम पर धर दें। इसका इंतखाब आपको क्या लगता है क्यों करता है? ये सिंपल होता है कि दुनिया के टेंशन डाइवर्ट करें, शो करें पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है, पाकिस्तान ये इंडिया में दहशत करता है, कश्मीर में दहशतगर्दी करता है। ये मकसद होता है बताने का। जबकि अब पाकिस्तान का स्टेचर दुनिया में बहुत हाई हो चुका है। दुनिया ने रियलाइज कर लिया कि पाकिस्तान टेररिज्म। हमने तो तकरीबन 80-90 हज़ार लोग हमारे सिविलियन और फौजी शहीद हुए हैं। हमारे 150 अरब से ज़्यादा का नुकसान हो रहा है डॉलर्स का। और इसके साथ आपके सामने ये इंडिया ग्लोबल टेररिस्ट मुल्क है। कनाडा में इन्होंने क्या किया है, सिख लीडर को मारा, अमेरिका में पकड़ी गई, साथ पकड़ी गई, पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, बलूचिस्तान में खुल्लम खुला इनके अमित शाह और केजरीवाल के इस पर आराम किया। और फिर देख के आपका मिसाल है, एक सर्विंग नेवल कमांडर पाकिस्तान में पकड़ा गया। तो ये इसलिए ये यहाँ तो कोई डाउट है ही नहीं। तो इन चीजों को अगर आप देखें तो फिर आपको पता चलता है कि भारत एक दहशतगर्द मुल्क है, ये फाइनेंशियल टेररिज्म भी करता है और ये अपनी प्रॉक्सी से यूज कर रहा है खास तौर पर। ब्रिगेडियर साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन ये जो पहलगाम का वाक़या है जिसका अभी आप जिक्र भी कर रहे थे, 1 साल गुजर गया है, अभी तक भारत जो है वो इल्ज़ामात और शवाहिद जो है सामने नहीं ला सका। जबकि हमने बारहा गैर जानिबदाराना तहकीकात की जो है वो पेशकश की, लेकिन उसके बाद भी अटैक करना उन्होंने मुनासिब समझा क्योंकि सबूत उनके पास कुछ थे नहीं जो वो प्रूव कर सकते कि ये पाकिस्तान की तरफ से फॉल्स फ्लैग, ये जो ऑपरेशन उन्होंने खुद किया इसको पाकिस्तान के सर डाल सकते। लेकिन जो करंट सिचुएशन है जिसके अंदर पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि वो बड़ी बेस्ट डिप्लोमेसी कंसीडर की जा रही है और जिस तरीके से पाकिस्तान मीडिएशन करा रहा है सारे मामले में, वो भी देखने से ताल्लुक़ रखती है। क्या भारत को शर्म नहीं आती है? इस तरह के ओछे हथकंडे हर बार इस्तेमाल किए जाते हैं और पिछली बार की तरह अब भी डेफिनेटली अगर ये ऑपरेशन किया भी जाता है तो कोई इनकी बात को नहीं मानेगा। जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि कोई भी इनकी बात मानने को तैयार नहीं है इंटरनेशनली भी, तो ये बार बार एक ही हरकत करते हैं, बार बार इन्हें हजीमत उठाना पड़ती है, खिफत उठाना पड़ती है। लेकिन बात वजह ये है ना कि ये इनको अब ये इतनी शर्मिंदगी हो चुकी है, इतना मुंह काला हो चुका है और इतनी अनट्रेन अनप्रोफेशनल इनकी फौज भी है, हुकूमत भी है और उसके साथ इनकी जो रॉ है कि एक इनको ये भी पता नहीं चलता कि आप दुनिया को पता चल गया कि हर कोई इवेंट जब पाकिस्तान में हो रहा होता है तो ये फॉल बैक ऑपरेशन करते हैं। जो मुल्क अपने 40 से 42 फौजी पहलगाम में, उसमें पुलवामा में अपने मरवा दे सिर्फ पाकिस्तान को मलाइन करने के लिए, तो आप सोचें वो मुल्क की फौज का क्या हाल होगा जिसका कमांडर इन चीफ सिपा सलार अपने 40-45 फौजी मरवा दे। ये हर गिरे से गिरे लेवल पे जा सकते हैं। इनका कोई नहीं। और इनको अब तकलीफ ये है कि पाकिस्तान का नाम दुनिया में क्यों रोशन है। पाकिस्तान में फील्ड मार्शल की तारीफ की होती है। ट्रम्प ने भी 3-4 दिन पहले फील्ड मार्शल बहुत देर बाद की है।
इंडिया आइसोलेट हो गया है, इंडिया को भी मुंह भी नहीं लगा रहा है, इनका मुंह काला हो चुका है। ये वजह से इनको तकलीफ हो रही है, ये ऐसी बातें करते हैं। हालांकि पाकिस्तान पहले भी मेडिसिन करवाता रहा है। पाकिस्तान 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन को हम चाइना लेकर गए थे और वहाँ उनकी मीटिंग करवाई थी, उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग करवाई थी। फिर अभी आपके सामने पाकिस्तान ने और चाइना ने मिलकर ईरान और सऊदी अरब के आपस में सफाई कराई है। पाकिस्तान नोज एवरीथिंग। इन्होंने ना कभी कोई ऐसे कोई काम किया है सवाए लड़ाई झगड़े कॉन्स्पिरेसी के अलावा का कोई काम नहीं है। और अब ये इजराइल के साथ मिलकर जो इन्होंने ये ईरान पर अटैक कराया, उसमें वो भी दुनिया को पता चल गया, जिस पर ईरान ने उनको किक आउट कर दिया, बांग्लादेश ने निकाल दिया। इस रीजन में जब कोई बात करने की बताइए, इन चीजों को अगर आप देखें आपको पता कि गहरी पस्तियों में चला गया है। पाकिस्तान आसमान की बुलंदी वो छोड़ है, ये तकलीफ है जिसकी वजह से ये। लेकिन अब इनकी हर एक समझता है, गोदी मीडिया, उसके बाद जो सोशल मीडिया इनका है, फेक अकाउंट्स हैं, ये सब चीज़ों में दुनिया को पता है। नाउ पाकिस्तान का स्टेटस इतना हाई है कि पाकिस्तान इन बारे में बिल्कुल सोचते नहीं है। पाकिस्तान दूर है। बिल्कुल ऐसे ही। ब्रिगेडियर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए और ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करने के लिए। आपके सामने ये गोदी मीडिया क्या कुछ करता आया है, अपनी तखयलाती दुनिया में क्या कुछ करता आया है। वो लाहौर पोर्ट पे काबिज हो गया, कभी उसने फतह कर लिया कराची। तो ऐसी सूरत हाल में आपको पता चलता है कि सिर्फ पाकिस्तान ही है जो उनको रियलिटी चेक्स देता आया है और देता रहेगा। क्योंकि इस वक्त भी ये जो फॉल्स फ्लैग की तैयारी हो रही है, ये भी शायद इनके लिए अनएक्सपेक्टेड हो कि इतनी जल्दी ये जो है खबर बाहर आ चुकी है और हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो देखते हैं कि ये बाज आते हैं अपनी हरकतों से या नहीं। ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। अच्छा, आपको बताते हैं कि दुनिया भर में आज ऑटिज़म से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो इस मर्ज़ के शिकार बच्चे सीखने, समझने और बोलने में दुश्वारी, नज़रें ना मिलाना और एक ही अमल को बार बार दोहराने जैसे मसाइल का शिकार नज़र आते हैं। ऑटिज़म की नुमाया अलामात में शामिल हैं। ऑटिज़म में मुब्तला अफराद को रोज़मर्रा के मामूलात में बहुत ही मुश्किल पेश आती है। ऐसे बच्चों की तवज्जो आसानी से बढ़ जाती है। इसी हवाले से हमने बात करनी है और बात करने के लिए डॉक्टर शाजिया कुलसूम न्यूरोलॉजिस्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक है, खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट हैं और करंटली OMI हॉस्पिटल में आप काम करिए। जिस तरीके से हम ऑटिज़म की अवेयरनेस का जिक्र कर रहे हैं, डॉक्टर साहिबा, ऑटिज़म है क्या बेसिकली, और इसकी तशख़ीस जो है वो किस तरीके से एक बच्चे में की जा सकती है, या कौन कौन से ऐसे सिम्पटम्स हैं जो बहुत बेसिक हैं, वो किसी को अगर अपने बच्चे में दिखाई दें तो वो फौरी तौर पर अलर्ट हो जाए और जो उसे कंसीडर किया जाए कि ये जो बेबी है वो ऑटिस्टिक है? जी बिल्कुल, आपका सवाल तो बहुत ही रेलेवेंट और प्रैक्टिकल है कि ऑटिज़म के बच्चे में क्या अलामात होती हैं और वालिदैन को कैसे पता चले कि उनके बच्चे में इस तरह का कोई मसला है। तो ऑटिज़म के बच्चे में 3 बुनियादी चीज़ें होती हैं कि उसको सोशल कम्युनिकेशन में या समाजी राब्ते में प्रॉब्लम होता है। वो समाजी राब्ता उसके अपने वालिदैन के साथ भी हो सकता है, बहन भाइयों के साथ भी हो सकता है। समाजी राब्ते में बच्चा अपनी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, ठीक है, कि उसको क्या चाहिए, उसको अभी कहाँ बैठना है और इस वक्त उसकी कोई बेसिक बुनियादी नीड है या नहीं है। फिर उस बच्चे में जो दूसरा इशू आता है वो स्पीच डिले का होता है कि वो बच्चा बोल सकता है, सुन सकता है, लेकिन वो बोलना नहीं चाहता है, वो कम्युनिकेट नहीं करना चाह रहा होता है, ठीक है। और जो तीसरा मसला होता है कि कुछ मखसूस किस्म की आदत होती है इन बच्चों में, जैसे ये किसी एक चीज़ की तरफ ज़्यादा मुतवज्जा होते हैं। किसी अगर खिलौने के साथ इनको खेलना है तो उसी खिलौने की तरफ ये बच्चे जो है ज़्यादा राग़िब होते हैं, चाहे आप कुछ भी इनको ऑफ़र करें उस दूसरी तरफ मुतवज्जा नहीं होते हैं। बॉडी लैंग्वेज में इनकी ये होती है कि इनको हैंड फ्लैपिंग या हाथों को इस तरह से हिलाने की आदत होती है, मुंह में कोई चीज़ें डाल के उनको महसूस करने की आदत होती है, या फिर गोल गोल घूमने की आदत होती है। तो ऑटिज़म के बच्चों में कुछ चीज़ें फिक्सेशन होती हैं कि उन चीज़ों से वो निकल नहीं पाते और बार बार वही चीज़ करते रहते हैं।
तो जब भी कोई भी पेरेंट्स इस तरह की कोई चीज़ अपने बच्चे में देखे कि अगर बच्चे को कोई भूख लगी है और उसको कुछ खाना है, तो वो कह नहीं पाएगा, वो माँ का हाथ पकड़ेगा और उस तरफ लेके जाएगा माँ को और उस चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करेगा। तो सोशल कम्युनिकेशन, स्पीच एंड लैंग्वेज डिले एंड फिक्सेशन इन द बिहेवियर या इस तरह की अलामात जो मुस्तकिल रहती हों, जो उनके किसी दूसरे बच्चे में या उनकी फैमिली के किसी और बच्चे में नहीं आई हुई हों, तो इन आम चीज़ों से हटकर अगर कोई बच्चा इस तरीके से घर में रिएक्ट करता है तो वालिदैन को सोचना चाहिए और उस बच्चे के हवाले से फिर जो भी इस कंसर्न स्पेशलिस्ट है, चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट देखता है, थेरेपिस्ट इन बच्चों को देखता है, तो उनसे बिल्कुल। तो डॉक्टर साहबा ये भी बताइएगा कि मुख्तलिफ स्टेजेस हमें नज़र आती हैं और इसकी इंटेंसिटी मुख्तलिफ नज़र आती है। कुछ बच्चों में बहुत शदीद होती है, कुछ में तो पता भी नहीं चलता कि वो ऑटिज़म का शिकार हैं। तो ये स्टेजेस हमें किस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? राइट। सो ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि हर बच्चा ऑटिज्म का मुख्तलिफ होता है और ऑटिज्म को जब हम देख रहे होते हैं तो एज ए स्पेशलिस्ट, एज ए चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट हम कहते हैं कि ऑटिज्म को हम जो है एक स्पेक्ट्रम की कंडीशन कहते हैं कि हर बच्चा सेम नहीं होगा। ऑटिज्म के कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत माइल्ड वैरायटी होते हैं, उनकी चीज़ें इतनी क्लियर नहीं होती हैं, लेकिन आगे जाके उनको हो सकता है सोसाइटी में थोड़े से प्रॉब्लम आए कि वो अपनी उस बिहेवियर से निकल नहीं पा रहे हों। आम बच्चा निकल जाएगा लेकिन ऑटिज्म का माइल्ड वाला बच्चा भी उसमें फिक्सेशन देगा। और कुछ मॉडरेट वैरायटी होती हैं कि जिनको थोड़े से प्रॉब्लम ज़्यादा आते हैं कम्युनिकेट करने के, स्पीच एंड लैंग्वेज के, बिहेवियर के। और एक होते हैं शदीद कि वो बच्चा जो है वो बिल्कुल भी मिक्सअप नहीं हो पाएगा अपने आसपास के माहौल में। तो माइल्ड वैरायटी वाले थोड़ा सा मुश्किल से पहचाने जाते हैं। अगर मेजॉरिटी ऑफ बच्चे हैं, ज़्यादा तादाद है बच्चों की और उसमें वो बिल्कुल थोड़ा सा मुख्तलिफ रिएक्ट करें तो पेरेंट्स को कंसीडर करना चाहिए। शदीद अलामात वाले बच्चे जो हैं वो अमूमन 2 से 3 साल की उम्र में पेरेंट्स को अंदाज़ा हो जाता है और फिर वो अप्रोच करते हैं स्पेशलिस्ट को। तो ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम की कंडीशन है, इसमें मुख्तलिफ लेवल्स होती हैं और हर बच्चा मुख्तलिफ होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हमें ये बताइए कि बेसिक ऑटिज़म का क्या इलाज मुमकिन है या सिर्फ इसको मैनेज किया जा सकता है, और ख़ास तौर पर जिन बच्चों में माइल्ड सिम्टम्स होते हैं जिसका आपने जिक्र किया कि पहचानना उसमें वालिदैन को भी बहुत देर लग जाती है और समझ में नहीं आता कि वाकई बच्चा ऑटिस्टिक है, क्या उनका जो ट्रीटमेंट है वो भी किया जा सकता है या फिर उन्हें भी बस मैनेज किया जा सकता है? जी, ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। देखिए, ऑटिज्म एक दिमागी कैफियत का नाम है, एक न्यूरो डेवलपमेंटल का प्रॉब्लम है, राइट। सो ये इस तरह का मसला है जिसके लिए हम कोई ट्रीटमेंट या मेडिसिन नहीं देते हैं। इन बच्चों को हम मैनेज करते हैं, थेरेपीज इनकी करते हैं और हम वालिदैन को यही बताते हैं कि अगर आपको इस तरह की अलामात नज़र आती हैं तो आप स्पेशलिस्ट से रब्ता करें, आप थेरेपिस्ट से रब्ता करें और जितना जल्दी इंटरवेंशन होती है इन बच्चों की स्पीच थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और एजुकेशन के मसाइल हल होते हैं, उतना ही ज़्यादा ये सोसाइटी में अकोमोडेट होते चले जाते हैं और सोसाइटी में इनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है या थ्राइविंग होती है वो यूजफुल होती चली जाती है। तो इन बच्चों के लिए मैनेजमेंट होती है, लॉन्ग टर्म चलती है और अक्सर बच्चे जो माइल्ड और मॉडरेट वैरायटी में आते हैं वो बहुत बेहतर हो जाते हैं। जितनी जल्दी उनकी इंटरवेंशन हो, थेरेपीज हो, तो इनमें बहुत फ़र्क आ जाता है। तो ऑब्वियसली ये मैनेज होते हैं, ये ट्रीट नहीं हो सकते हैं। बहुत नॉर्मल सोसाइटी के एडॉप्टेशन और बिहेवियर को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ पे काम अगर जल्दी होता है तो रिजल्ट और आउटकम बहुत अच्छा होता है। तो आप कह रही हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये सिर्फ ट्रीट होंगे और हर बच्चे को जो कि खुदा न खास्ता अगर ऑटिज़म का शिकार हो जाता है तो उसके लिए ख़ास जो है इलाज तय किया जाएगा कि इसको किस तरह से सोसाइटी में जेल इन करना है? सोसाइटी में चैलेंजेस तो बहुत हैं और इन चैलेंजेस को ओवरकम करने का तरीका यही है कि सोसाइटी को एक तो अंदाज़ा हो, जैसे आज हम वर्ल्ड ऑटिज़म डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस डे का मकसद भी यही है कि लोगों को अवेयरनेस हो और इन बच्चों की इंक्लूजन हो और एक्सेप्टेंस हो सोसाइटी में। सो सोसाइटी के चैलेंजेस में यही है कि सोसाइटी इस मसले को समझे, इस मसले को पहचाने
और इस मसले के हल के लिए उन बच्चों को वही अपॉर्चुनिटीज दे ताकि ये सोसाइटी में थ्राइव करें और ठीक है। स्टेबिलाइज लें। और डॉक्टर साहिबा, इसके लिए इन दी एंड ज़रा ये बताइएगा कि थेरेपी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट्स को हमने देखा है कि वो परेशान ज़रूर होते हैं, तकलीफ़ में भी होते हैं, लेकिन थेरेपी की तरफ नहीं जाते हैं कि उन्हें लगता है कि शायद इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कि ऑटिज़म है ही लाइलाज, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। डेफिनेटली इसका मेडिकेशन से कोई इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन थेरेपी से बहुत चीज़ें सुधारी जा सकती हैं, बेहतरी की तरफ ले जाई जा सकती हैं। तो ऐसे वालिदैन जिनका बच्चा ऑटिस्टिक है, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगी आज के इस दिन के हवाले से, और ये कि थेरेपी कितनी इम्पॉर्टेंट है? देखिए, थेरेपीज ही इम्पैक्टफुल है अक्सर बच्चों में। हम वालिदैन को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जब वो ये समझेंगे कि ये एक मसला है और इस मसले का हल सिर्फ थेरेपीज में ज़्यादा है, तो फिर जो है वो इस चीज़ की एक्सेप्टेंस आती है। 80 to 90% ये बच्चे थेरेपी से इम्प्रूव हो जाते हैं। बहुत कम परसेंटेज बच्चों की ऐसी होती है जिनमें बहुत ज़्यादा शदीद मसले मसाइल हो तो उनको दवाई दी जाए, और वो दवाई भी उनका बिहेवियर को थोड़ा सा सेटल डाउन करने के लिए काम आती है। उन बच्चों में दवाइयों के साथ साथ थेरेपीज चलती रहती हैं। तो थेरेपीज की वजह से अक्सर बच्चे जो है वो बहुत हद तक जो है वो बेहतर हो जाते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये थेरेपीज लाइफ लॉन्ग चलती हों या हर वक्त चलती रहती हों। लिमिटेड अरसे के बाद बहुत सारे बच्चे जो हैं ऐसे होते हैं कि जो अपने बिहेवियर्स की वजह से, स्पीच और लैंग्वेज डिले की वजह से प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, वो नॉर्मल रूटीन की तरफ आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, हमें इस मुतल्लिक आगाह करने का। ऑटिज़म डे हम उसके हवाले से बात कर रहे थे, और ये भी ज़रूरी है, प्लीज़ 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 अपने बच्चों को इस टैबलेट से, इस फ़ोन से दूर रखिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो नॉर्मल हैं वो ऑटिज़म का शिकार होने लग जाते हैं, स्पीच डिलेज़ का शिकार होने लग जाते हैं जब आप उनको फ़ोन थमा देते हैं, क्योंकि बोलने की तो फिर ज़रूरत ही नहीं है। आप देखिए और उसे एंजॉय कीजिए, तो उनको इस गैजेट से दूर रखिए ताकि वो महफूज रहें। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और अब कुछ बात कर लेते हैं PSL सीजन 11 की, जिसके शानदार मुकाबले जारी हैं। हैदराबाद किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और मैदान में आते ही जारहाना अंदाज अपनाया। मास सदाकत की बात करें और शर्जील खान की धुआंधार बैटिंग ने मुल्तान के बॉलर्स को बेबस कर दिया। खासतौर पर मास सदाकत ने सिर्फ 19 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी बनाकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया और PSL की तारीख में तेज तरीन 50s में अपना नाम दर्ज करा लिया। हैदराबाद ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 225 रन का बड़ा स्कोर खड़ा करके मैच को यकतरफा बनाने की कोशिश की, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। हदफ के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान्स ने शानदार कमबैक किया। साहबजादा फरहान ने नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी स्कोर करते हुए मैच का जो पांचवा था वो ही पलट दिया। उनकी 57 गेंदों पर 106 रन की लाजवाब इनिंग्स ने टीम को फतह से हमकिनार किया। इसके साथ स्टीव स्मिथ और शान मसूद की जिम्मेदाराना बैटिंग ने भी जीत में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। यूं मुल्तान सुल्तान्स ने 226 रन का मुश्किल हदफ 19वें ओवर में हमें हासिल करके न सिर्फ ये शानदार फतह अपने नाम की, बल्कि इवेंट में अपनी फतूहात का सिलसिला भी बरकरार रखा। और इसी के साथ साथ तारीख का सबसे बड़ा 226 रन का जो हदफ है वो उन्होंने हासिल कर लिया। और हैदराबाद को मुसलसल तीसरी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अब सवाल ये है कि हैदराबाद को मुसलसल तीसरी शिकस्त, क्या टीम कॉम्बिनेशन में तब्दीली की ज़रूरत है? आखिर मसला है क्या? इस पर हमने बात करनी। मैं बात करने के लिए ज्वाइन कर चुके हैं चौधरी इरफान ज़हीर, स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान, बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इरफान, क्या वजह है कि दोनों साइड्स जो हैं वो रन्स उगलती रही हैं और इतनी तादाद में रन्स किए, पहाड़ जैसे हदफ खड़े किए और फिर उसको अबूर भी कर लिया? आपको लगता है कि ये उनकी शानदार कारकर्दगी थी या कुछ और भी अनासिर थे? कोई विकेट जो है वो सपोर्टिव थी बैटिंग के लिए, कोई ग्राउंड छोटा था, क्या हुआ? देखिए, बिल्कुल ये लाहौर की पिच की वैसे जो टेंडेंसी है, ट्रेडिशन यही है कि वो बैटिंग होती है। और खास तौर पे जो परसों लाहौर में स्टॉर्म आया था, बारिश हुई थी, उसके बाद कवर्स को जो पिच है, जो स्क्वायर है, उसको कवर रखना था। तो ग्राउंड्समैन ने बड़ा शानदार इसको प्रिपेयर किया, क्योंकि उससे पहले जो 1-2 मैच थे वो जरा लो स्कोरिंग हुए। तो ये मेरा ख्याल अभी तक जितने मैचेस हमने देखे हैं सबसे अच्छी पिच थी। सेकेंडली ड्यू भी थोड़ा आना शुरू हुई। जब ड्यू आती है तो बैटिंग और कन्वीनियंट हो जाती है, तो एक फैक्टर ये भी था।
बाकी ये है कि बैट्समैन जितने भी थे उन्होंने बड़ी शानदार बैटिंग की। खासतौर पे मास सदाकत को हमेशा मैं रेट करता हूँ, पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट है। और जिस तरह वो इवॉल्व हो रहा है और जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, फिर इसी तरह साजिद फरहान की हमने बात की, उनकी 9th सेंचुरी हो चुकी है ओवरऑल T20 के अंदर, तो ये बहुत आउटस्टैंडिंग स्टैट है। तो ये ओबियसली आपको रिफ्लेक्ट करता है। जहां तक टीम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो इस PSL में अभी तक जितने भी हमने मैचेस देखे हैं, एक कराची किंग्स की बात करें या मुल्तान सुल्तान की बात करें, इनके कॉम्बिनेशन सबसे आपको बेस्ट नजर आता है। चाहे वो बैटिंग देख लें, बॉलिंग देख लें, और ओवरऑल उनकी एक पूरी जो आपको कोर्ट लगता है वो आपको लगता है कि बड़ा बैलेंस है। ऑन द अदर साइड अगर आप हैदराबाद किंग्स यही पूछना चाह रही कि हैदराबाद के साथ क्या मसला हुआ है इरफान? उनका कॉम्बिनेशन का मसला आपको लग रहा है या कोई और प्रॉब्लम लग रहा है जो मुसलसल इस तरह की परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है? देखिए, जब तक इनका हमने स्क्वाड भी देखा था PSL से पहले और सारा एनालाइज करने की कोशिश की, तो ये नजर आया कि बैटिंग तो इनकी ठीक है, बॉलिंग इनका बड़ा कंसर्न है। और आप ये देखेंगे बॉलिंग के अंदर एक सिंगल इंडिविजुअल भी ऐसा नाम नहीं है जिसके बाद आप समझे कि वो आपको एक्स फैक्टर है या मैच विनर हो सकता है। बॉलिंग में सिर्फ एक हसान खान थोड़ा सा आपको बेहतर नजर आता है, वो भी अगर बॉल ग्रिप को स्पिन कर रहा है। अदरवाइज तो चाहे पेसर की बात कर रहे हैं, स्पिनर की बात कर रहे हैं, कोई सिंगल इंडिविजुअल भी ऐसा नहीं है कि जो आपको कर पाएगा और आपको लगेगा कि मैच में कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ कर सकता है। रही सही कसम तो कल ये था कि ड्यू भी आना शुरू होगी, तो ड्यू की वजह से आपको पता है कि बैटिंग फिर जो है वो ज्यादा कन्वीनियंट हो जाती है। और सेकेंडली ये कि आप जब भी आप पिक करते हैं प्लेयर्स को, जब आप उनको देखते हैं तो उनकी फॉर्म भी देखते हैं। आप मोहम्मद अली की देखें, आकिफ जावेद की देखें, ये वो प्लेयर्स हैं जो अपनी पीक गुजार चुके हैं और डोमेस्टिक में भी अब हम देखते हैं इनको बहुत रन होते हैं। इसी तरह मेरिडेथ है, बाकी जो लड़के इन्होंने जितने भी इन्होंने स्क्वाड के अंदर रखे हैं, बॉलिंग के अंदर तो कोई भी ऐसा बॉलर नहीं इन्होंने पिक किया। मुझे समझ नहीं आई कि आखिर इतनी महंगी फ्रेंचाइज आप ले रहे हैं और आप अपना कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, बैटर भी आपने सारे अच्छे लिए हैं, मतलब साइम अयूब भी लिया आपने, सदाकत भी है, शर्जील भी है, इरफान खान रियाजी भी आपने रखा, तो बैटिंग साइड तो आपने चले मोर देन रीजनेबल कर ली। और मैं हमेशा यही बात कर रहा हूँ कि अगर ये कुछ मैच जीते, कुछ हुआ तो वो बैटिंग करेगी। कल भी बैटिंग ने अपना काम तो कर दिया था, 225, जैसी भी पिच हो, जैसी भी डायमेंशन बाउंड्री की हो, वो एक मोर देन डिसेंट टोटल होता है। बट बॉलिंग का जो मसला ना वो काफी इनका मेरा ख्याल है कि इनको प्रॉब्लम कर रहा है। और शायद ये इस पूरे PSL की जितनी भी टीमें हैं सबसे हल्का कॉम्बिनेशन इनका है और बहुत रेयर मुझे लगता है कि नजर आ रहा है किसी भी इवेंट के अंदर ये जो कुछ कर पाएंगे। इरफान, अगर रैंकिंग टेबल पर देखें तो इस वक्त दोनों टीमों की सूरत हाल क्या है, और अगर आप इनको पोजीशन करें मुल्तान सुल्तान को और हैदराबाद को, तो कहाँ रैंकिंग में कहाँ पोजीशन करेंगे? इरफान से गालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया है। इस वक्त पोजीशन करना हो आप मुल्तान सुल्तान, मेरा ख्याल है कॉम्बिनेशन के एतबार से साहबजादा फरहान की मौजूदगी की वजह से बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन। लेकिन इरफान वाली बात भी ठीक है, दूसरी जानिब भी कॉम्बिनेशन डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जो प्लेयर सिलेक्शन है जिसमें आपने ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग लाइन तो उठाई है, उसके साथ साथ आपकी बॉलिंग पर भी तवज्जो होनी चाहिए थी। इरफान, आप काइंडली रोटेशन ऑन कीजिएगा और कंटिन्यू कीजिएगा ज़रा। देखिए, कॉम्बिनेशन की जो हम बात कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा सिग्नल शायद आउट हो गए थे, वो यही लगता है कि कराची की जैसे मैं बात कर रहा था, उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, मुल्तान का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा है। आपने बेसिकली बैलेंस क्रिएट करना होता है। जब आप टीम पिक करते हैं तो आपने बैलेंस को लेके आना होता है कि आपके बैटर कौन से हैं, मिडिल ऑर्डर में कौन सा होगा जो मैच फिनिश करेंगे। बॉलिंग के अंदर आप देखते हैं कि बॉलर के अंदर आपके स्पिनर ठीक है, पेसर कौन सा है। असल में गलती कई दफा क्या होते हैं कि जितने जो फ्रेंचाइज ओनर हैं, क्योंकि ये फैंस भी होते हैं कहीं ना क्रिकेट के, तो ये नामों के ऊपर चले जाते हैं जी। अच्छा, वो बड़े से बड़ा नाम ले आए, वो बड़े से बड़ा प्लेयर को रख देते हैं। आपको पिकिंग के अंदर आपको उन इंडिविजुअल को रखना चाहिए जिनकी फॉर्म अच्छी हो, या जो परफॉर्म रिसेंट टाइम में कर रहे हैं। तो क्योंकि उनका क्रिकेट शायद उस तरह का वो फॉलो नहीं कर रहे होते, तो वो कहीं ना कहीं इसमें ना फंस जाते हैं। इसी तरह फिर जो लोग आप अपने थिंक टैंक में या अपने साथ अराउंड लड़के या लोग रखते हैं, वो फिर या बड़े शार्प और श्रूड होने चाहिए कि वो आपकी पिकिंग के अंदर आपको इस तरह हेल्प आउट करें कि वो आपकी बैलेंस बना। आपको स्टार पावर भी तो चाहिए होती है। नहीं, स्टार पावर वाला जो मंत्रा है ना वो बड़ा पुराना हो गया है। अच्छा, आप ये देखिए कि लाहौर के अंदर एक टाइम के अंदर 7 साल बड़ा स्ट्रगल करता रहा, 6-7 साल। फिर वो जब उन्होंने कुछ परफॉर्मर को डालना शुरू हुआ, जैसे मैं बात कर रहा था कल परसों भी एक जगह पे,
कि लाहौर के अंदर की जो विक्ट्रीज थी बॉलिंग के अंदर, वो ज़मान खान तो कहीं भी नहीं था, ज़मान खान जिताता रहा उनको बड़े मैचेस। जी जी तो जी। आपको ये कई दफा ये लाजमी नहीं है कि आप स्टार नेम की तरफ आप जाएं। आप ठीक है। आगे ज़ल्मी की बात कर लेते हैं, आपको ज़ल्मी तो फॉर्म में जो उससे वापस प्लेयर्स हैं उनको देखना चाहिए। अच्छा इरफान, ये जो अभी हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, साहबजादा फरहान किसी सूरत अपनी जो करंट परफॉर्मेंस है उसके बाद आपको बाबर आजम को कहीं ना कहीं रिप्लेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं? जो उन्होंने करंट परफॉर्मेंस दी है और जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है वो तो बड़ी ज़बरदस्त है और सभी उस पर बात कर रहे हैं। अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ रिस्पॉन्ड बैक कीजिए। गालिबन इरफान से रब्ता नहीं हो रहा। मेरा ख्याल है कि पीएसएल के जो मैचेस हैं वो मोमेंटम पकड़ते जा रहे हैं और धुआंधार मैचेस अगर ऐसे ही देखने को मिलते रहे तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। एग्जैक्टली ऐसा ही। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। किन किन खितों पर असरअंदाज हुई है, इस पर बात हो रही है। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। जब हम ईरान की बात करते हैं तो हमें वो एक कदीम और बासर तहज़ीब की सूरत में नज़र आता है और उसके अंदर एक तारीख़ी तसलसल नज़र आता है। ईरान एक ऐसी दुनिया की तहज़ीब है, ऐसी ताकतवर तहज़ीब है कि जिसके अंदर एक तारीख़ी तसलसल नज़र आता है, एक क़दामत नज़र आती है, एक खूबसूरती नज़र आती है। और हम उसकी किसी भी जहत को देखें ईरान की तो हम देखते हैं कि अगर हम फ़र्ज़ किया कि ज़ुबान व अदब की अज़मत को ही देख लें तो ज़ुबान व अदब की अज़मत को जो हम देखने निकलते हैं और उसका जो इन्फ्लुएंस है, जो उसकी असर उसने डाला मुख्तलिफ़ और लिटरेचर्स पे, मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ तहज़ीबों पर, वो कितना बड़ा असर है। उसमें आप देखिए कि कितने बड़े नाम हैं जब हम ईरानी तहज़ीब को देखते हैं, ज़ुबान व अदब को सिर्फ देखते हैं। उसमें रूमी हैं, उसमें सादी हैं, उसमें हाफिज़ हैं, फिरदौसी हैं, फिर उसमें उमर ख़याम हैं, कितने बड़े बड़े नाम हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें, अगर उनकी फ़न तामीर को देखें ईरान के, उसमें जो एक खूबसूरत ज़ौक़ नज़र आता है, फिर रंगीन जो उसके अंदर काशीकारी का जो काम है वो क्या खूबसूरत काम है। फिर बागात की तरफ देखें, यानी आप ईरान को डिस्कस करना शुरू करें, आप उसका तसव्वुफ़ के हवाले से देखें, फ़लसफ़ा के हवाले से देखें, अखलाकियात के हवाले से देखें, मतलब उसमें गज़ाली हैं, उसमें इब्न सीना हैं, उमर ख़याम हैं, कितने बड़े नाम हैं। यानी ईरान इतनी बड़ी तहज़ीब का नाम है। फिर उसमें अखलाक, आदाब, शाइस्तगी, मेहमान नवाजी और यानी ईरान को आप देखते चले जाइए। मेरे साथ इस वक्त मुस्तनसर हुसैन तार साहब हैं और उन्होंने ईरान की सैर भी की हुई है। ईरान के बहुत बड़ी ईरानी जो सकाफ़त है, ईरानी कल्चर है, ईरानी खूबसूरती है, उसके मद्दाह भी हैं। लेकिन हालिया दिनों में जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही अफसोसनाक है, वो बहुत ही तकलीफ़ देह है। और ईरान की जो तहज़ीब है, ईरान की जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं वो उसको दें, या फ़न तामीर को देखें कि क्या खूबसूरत फ़न तामीर है। ये तमाम चीज़ें, यानी तहज़ीब जो है उसकी कई परतें होती हैं। एक लैंड के ऊपर वो तहज़ीब जो है और उसका एक पूरा तारीख़ी तसलसल होता है। लेकिन हालिया जो जंग है उसमें ईरान डैमेज हो रहा है और ये बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही तकलीफ़देह है। फिर तार साहब के लिए यकीनन तकलीफ़देह होगा क्योंकि वो ईरान के बहुत बड़े मद्दाह भी हैं, ईरान की सैर भी की। बहुत शुक्रिया तार साहब। तो मेरा सवाल बड़ा मुख्तसर है, जिस तरह मैंने शुरू में ये कहा है कि ईरान जो है वो कितना खूबसूरत और कितना कमाल एक तहज़ीब का हामिल और तारीख़ी तसलसल नज़र आता है, क़दामत है, बहुत ही खूबसूरती है उसमें। और आपकी तकरीबन तमाम किताबों में कहीं ना कहीं किसी न किसी हवाले से ईरान की तारीफ़ मिलती है। तो हालिया दिनों में जो कुछ हो रहा है यकीनन आपके लिए बहुत तकलीफ़देह होगा। ईरान के बारे में जो कुछ वहाँ हो रहा है जी, वो ऑब्वियसली मैं बहुत दुखी हूँ। मैं उसका मुकम्मल तौर पे इजहार नहीं कर सकता, लेकिन ये ज़रूर याद रखिएगा कि सब कॉन्टिनेंट का मुसलमान जो है ये टोटली कल्चरली, लिटरेरी और फिलोसफिकल तौर पे जो कुछ भी है ये ईरान से आया है। हमारा तमाम कल्चर जो है, हमारी सारी शायरी ईरान से आई है, हमारी सोच सारी ईरान से आई है, हमारी मिनिएचर पेंटिंग्स वहाँ से आई हैं, हमारे किस्से कहानियाँ वहाँ से आए हैं। हमारी ज़ुबान आप जानते हैं कि रंजीत सिंह के ज़माने तक फ़ारसी थी और वो फ़ारसी का चलन था। चुनांचे ईरान जो है, टू माई माइंड, मैंने उसको एक्सटेंसिवली नहीं देखा, पूरी दुनिया में अगर कोई एक मुल्क ह्यूमन कल्चर को और उसकी कॉन्टीन्यूटी को रिप्रेजेंट करता है
तो वो ईरान। और जब आप वाज़ेह एक फ़र्क महसूस करते हैं जब आप ईरान जाते हैं कि लोगों का जो एटीट्यूड है या उनका जो है रख रखाव है, और चाहे वो अनपढ़ है, अनपढ़ तो है ही नहीं, सॉरी ये ऐसे ही मैंने कह दिया, वहाँ 99% लिटरेसी है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा साइंसदान औरतें ईरान में हैं, सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी औरतें ईरान में हैं। एजुकेशन उनकी उस तरह नहीं है कि प्रायोरिटी है, दैट इज़ पार्ट ऑफ देयर डीएनए। और बाकी आप पीछे चलते जाएं, आज तक ईरान को किसी ने फतह नहीं किया एज सच, बल्कि इवेंचुअली ईरान ने फतह कर लिया। उसकी सबसे बड़ी जो तारीख़ी मिसाल मैं यही दे सकता हूँ कि जब अरब आए हैं और ईरान फतह हुआ है, तो उसके बाद रंग सारा जो था ना ईरान का चढ़ा इस्लामिक तहज़ीब के ऊपर। अब्बासियत और बाकी सारे आप जब देखेंगे आप सारा ईरान का मतलब जो कल्चर जो है, इस्लामिक कल्चर जो है, वो शेप ईरान से हुआ। उसकी इतनी स्ट्रेंथ थी उसकी तहज़ीब में। और ये मेरा ख्याल है सभी जानते हैं कि ईरान को कहा जाता है कि द लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। और मैं खुद मतलब ईरान की मतलब कि जो वहाँ से मतलब मिस्टिसिज्म भी तो वहीं से आता है, फरीदुद्दीन अत्तार भी वहाँ से आता है ना, जो हमें मुतासर करता है। और रूमी जो है, रूमी फरीदुद्दीन अत्तार के पीछे जाता है और रूमी के पीछे अल्लामा इकबाल जाते। और अल्लामा इकबाल भी यही कहते हैं कि मेरा फ़ारसी कलाम आप पढ़े, और गालिब तो ये कहते हैं कि मेरा बेरंग है उर्दू कलाम। यानी इतना इम्पेक्ट है ईरान का। क्या बात है। दरअसल ईरान के हवाले से देखा जाए तो वो जिस तरह उनकी मेहमान नवाजी या आदाब हैं, जो शाइस्तगी है या फ़न तामीर है या बागात हैं या सूफ़ी ट्रेडिशन है, या फिर अभी इस तरह साइंस के हवाले से, यानी इसकी पूरी जो तहज़ीब है, फिर उसके तमाम और खाने हैं, अब मतलब एक बहुत ही, अब फिर पहनावे हैं, और ये तमाम चीज़ों को फिर हम सेंट्रल एशिया, यूनिवर्सिटी एशियाई रियासतों में भी देखते हैं, फिर आसपास अपने कॉन्टिनेंट के अंदर देखते हैं। कितनी ज़बरदस्त, और ये हो ही नहीं सकता, ये तहज़ीब तब तक असरअंदाज नहीं हो सकती आप अपने आसपास के खित्तों पर अगर वो तो अंदर से ताकतवर ना हो। तो ईरान जो है ताकतवर तहज़ीब का नाम है। हमारी दुआएं, हमारी नेक ख्वाहिशात जो हैं ईरान के साथ हैं। मुस्तनसर हुसैन तार साहब जो हैं वो हर हफ्ते हमारे साथ होते हैं। अगले हफ्ते फिर उनके साथ एक नए सवाल के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। सेगमेंट आपने देखा। अब हमको आपको बताएं कि एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की न्यू प्रोग्रामिंग में 3 ज़बरदस्त ड्रामे लॉन्च हो चुके हैं जो आप पीर से बुध प्राइम टाइम स्लॉट में देख सकते हैं। जी हाँ, आपको पता ही है कि एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट ने लगातार पावरफुल और मीनिंगफुल ड्रामे लॉन्च कर दिए, और इस बार एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट लाया है आपके लिए मिसेस एंड मिस्टर शमीम, एक ऐसी कहानी जो रिवायती सोच को चैलेंज करती है। और जी हाँ, ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सफ़र है जहाँ 2 लोग दुनिया के बनाए हुए दायरों से निकलकर अपनी पहचान खुद तराशने की कोशिश करते हुए दिखाई देंगे। सोसाइटी का जो प्रेशर होता है, लोगों की बातें होती हैं और अपने ही अंदर के सवाल, ये सब मिलकर उनके रिश्ते को हर मोड़ पर आजमाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं है, बल्कि आइडेंटिटी, एक्सेप्टेंस और सेल्फ डिस्कवरी का भी एक गहरा सफर है। बिल्कुल, और जब कहानी इतनी पावरफुल हो तो उसे स्क्रीन पर देखना भी एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। स्क्रीन पर लाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, और ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है डायरेक्टर काशिफ निसार ने, जबकि इस खूबसूरत सी स्टोरी को लिखा है साजिद गुल ने। और इस कहानी को जान बख्शने के लिए लिया गया है इंडस्ट्री के बेहतरीन अदाकारों, फनकारों को। लीड कास्ट में आपको बताएं कि सबा कमर और नुमान इजाज हैं, जो अपनी लाजवाब परफॉर्मेंस और अदाकारी के लिए आप जानते ही हैं उनको, बहुत मशहूर हैं। जी हाँ, जब जज्बात गहरे हो जाते हैं और जो रिश्ते हैं वो इम्तिहान बन जाएं, तो फिर हर फैसला जिंदगी को कहीं ना कहीं बदल देता है। और इसी सफर में एक ऐसा मोड़ आता है जो उनकी जिंदगी का रुख ही बदल देता है और छोड़ जाता है सवाल कि आखिर उनका मुस्तकबिल क्या होगा। तो चलें इस बात पर प्रोमो देखते हैं। जी हाँ, ये ड्रामा सीरियल मिसेस एंड मिस्टर शमीम 2 अप्रैल से जुमेरात से हफ्ता रात 8 बजे।
ज़बरदस्त प्रोमो से तो ये जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग लग रही है और डेफिनेटली एक बिल्कुल अलग सा पर्सपेक्टिव दे गई है ये कहानी हमारी सोच में। और जोड़ी जो है वो कमाल है। मिसेस पहले लिखा है, मिस्टर बाद में, तो देखना मत भूलिएगा। मिसेस एंड मिस्टर शमीम लॉन्च होने जा रहा है आज रात 8 बजे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। इसी के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।